तो दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा एमसी है जो हर मायने में ठंडा है। ये लड़का प्रोविंस का प्रोडिजी है, नोबल ब्लड, टॉप टैलेंट, वो टाइप जिसे जिंदगी में कभी ना सुनना ही नहीं पड़ा। और अभी इस बंदे ने आइसक्रीम की लाइन पे तलवार निकाल ली है। वेंडर गर्ल ने उसे बोला पीछे लाइन में जा। उसे ये बात हजम नहीं हुई। तभी एसोसिएशन का रूल उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि रूल्स नोबल्स के लिए भी नहीं झुकते। और ये लड़का सोचता है कि सही रिस्पॉन्स है रूल का सर उड़ा देना। ब्लेड नीचे आती है और वही रुक जाती है। ये लंबे बालों वाला किलर उसे नंगे हाथों से ब्लॉक कर लेता है। तो सोचो दोस्तों, अगर तुम एक ऐसी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को उठाओ जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे सब कुछ चलता है, और उसे डाल दो एक ऐसी जगह जहां मैजिक है, तलवारें हैं और नोबल्स हैं जिन्हें कभी चोटें नहीं लगी, तो क्या होगा? प्रोडिजी अपनी ब्लेड में माना डालता है और चार्ज करता है। हमारा भाई बस साइड हो जाता है, फिर से साइड हो जाता है, हर स्विंग से स्लिप कर जाता है, वो भी अपना कान साफ करते हुए। और जब लड़का आखिरकार कनेक्ट करता है तो वो सिर्फ एक आफ्टरइमेज को काट रहा होता है। फिर वो उसे सच बताता है, जहाँ से वो आता है वहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव करते हैं, यही इकलौता रूल है। वो अपनी एक उंगली की नोक पे की गैदर करता है और फ्लिक करता है। लड़के का हाथ फट जाता है, ब्लड हर तरफ, तलवार जमीन पे, और उसकी उंगलियां पहले से ही पर्पल पड़ने लगी है। और ये बेचारा उसका पहला विक्टिम नहीं था। यहाँ आने के बाद से ये बंदा सिर्फ 3 काम करता है, घूम घूम कर सबको पीटता है, आइसक्रीम खाता है और डॉटर्स को उठाता है। राइज अप डॉटर्स, क्योंकि एक पॉइंट पे तो किंगडम की प्रिंसेस भी उससे सॉरी बोलती है, वो भी उस चीज के लिए जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और वो उससे बोलता है किस मी टू मेक मी फील बेटर। वो उसे पास खींचती है और किस करती है। ना भाई, ये तो गेम बिगिनर मोड पे ऑटोसिस्ट के साथ खेल रहा है। लड़कियां मुझे ऐसा फेस क्यों नहीं देती यार। पर ये सब होने से पहले ये बंदा पहले ही जीत चुका था। उसने मोडोक को देखा, नॉर्थ सी आइस पैलेस का लॉर्ड, और उसने पूरे कॉन्टिनेंट में 6 साल की जंग लड़ी और उसका एब्सोल्यूट रूलर बनकर निकला। पर जिस औरत से वो प्यार करता था वो उसके साथ वहां तक नहीं पहुंच पाई। उसका नाम था हुयांग और उसका बाप उस जंग की दूसरी साइड पे था। जब उसने अपने खून के बदले इसे चुना तो उसके बाप ने हाथ बढ़ाया, बोला वो उसे माफ कर देगा, घर वापस आने का आखिरी मौका दिया। उसने बस एक चीज पूछी, अगर वो वापस आ जाए तो क्या बाकी सबको जीने देगा? बाप कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी तलवार अपनी ही बेटी के आर पार कर दी और मैदान से बोला कि अब उसकी कोई बेटी नहीं है। सील ने उसे इसी बात के लिए मार डाला, पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। फिर घर गया, अपने गार्डन में बैठा और उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। वजह थी वो फूल, लव लोटस, एक ऐसा फूल जो सिर्फ तब खिलता है जब 2 लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हों। उसका फूल उन दोनों के लिए खिला था और जब वो मरी तो फूल भी उसी के साथ मर गया। फिर 3 साल बाद वो फूल फिर से खिल गया। उसने पूरे देश को उथल पुथल कर डाला, किसी ऐसे की तलाश में जो इसे एक्सप्लेन कर सके। और जब इलाके का हर बुद्धिमान इंसान उसके गार्डन में खड़ा था तब एक बूढ़े आदमी ने इकलौता जवाब दिया जो फिट बैठता था, रीइंकार्नेशन। वो कहीं दोबारा जन्मी होगी और वो लोटस तभी चमकेगा जब वो आखिरकार उसी जगह खड़ा होगा जहां वो हो। तो उसने 3 साल 5 महीने तक अपने पूरे राज्य के हर कोने में उसे ढूंढा और वो कहीं नहीं मिली। बस समंदर बचा था और उस पानी पे अचानक से एक तूफान आ गया, शिप से भी बड़ी एक सुनामी। वो अपने क्रू को शील्ड करता है, अपनी की से ही उन्हें प्लैंक्स फेंकता है। फिर एक दूसरी वेव आती है, पहली से भी बड़ी, तो वो अपनी तलवार खींचता है और पूरे समंदर को फ्रीज कर देता है। और उसका नेकलेस जो उसने उसे दिया था चमकने लगता है। वो इकलौती चीज जिसके बारे में उसने कहा था कि इसमें उसे हमेशा वापस उसके पास लाने की पावर है। लाइट आसमान में शूट होती है, पानी और बर्फ और आसपास की हर चीज को ऊपर खींचती है और उसे भी सीधा अपने साथ ऊपर खींच लेती है। अगली चीज जो उसे पता चलती है वो एक अजनबी की गाड़ी में क्रेट्स के बीच फंसा हुआ है, हिल भी नहीं सकता। पता नहीं उसे यहाँ कैसे लाया गया, बाहर की एक भी आवाज पहचान नहीं पाता। और ऐसे एक पूरी दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। आखिरी चीज जो उसे याद है वो है समंदर पे उस तूफान से लड़ना। फिर उसे चीखें सुनाई देती है, बाहर से चीखने की आवाज आ रही होती है तो वो देखने के लिए तैयार होता है। जब वो गाड़ी से बाहर झांकता है तो देखता है लोग विशाल मक्खियों से भागते हुए जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। पास ही एक जवान लड़की और एक छोटी बच्ची डरी हुई देख रही है, लोगों को मॉन्स्टर के हाथों मरते हुए। एक आदमी जो स्कॉलर जैसा दिखता है एक बड़ा कुल्हाड़ा पकड़े कहता है कि वो लड़कियों को बचाएगा, सविन और याइन। पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, सोल गाड़ी और उन मक्खियों में से एक को चीर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। एक आदमी जो मर्चेंट लगता है हॉरिफाइड है कि उसकी फर्स्ट क्लास गाड़ी तबाह हो गई। पर तभी कोई उन्हें बोलता है
कि धूल में से देखो। प्रोटैगनिस्ट की उंगली सबसे पहले नजर आती है। उसे लगता है ये जगह सेंट्रल प्लेन्स के बाहर कहीं जंगल जैसी दिखती है। फिर वो अचानक साइड की तरफ मुड़ता है, नोटिस करता है कि ये लोग शायद फॉरेनर्स हैं। तीनों को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा, और सोल फटाफट समझ जाता है कि इसका मतलब है वो सेंट्रल प्लेन से बहुत दूर है। पर जब वो ऊपर देखता है तो मक्खियां फिर से उस पे अटैक करने के लिए सर्कल करती हुई दिखती है। जब वो अच्छे से देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, ये सच में मक्खियां ही है और उसके फेस से साफ है एमसी को इंसेक्ट जरा भी पसंद नहीं। वो कंफ्यूज है, फॉरेनर्स, विशाल मक्खियां और हर तरफ कैओस। आखिर हो क्या रहा है दुनिया में। एक मक्खी सीधा उस पे चार्ज करती है, पर वो उसके सर पे लगने से पहले ही डॉज कर लेता है और डिवाइन आइस पाम यूज करके उसे इंस्टेंट किल कर देता है। मक्खी टुकड़ों में फट जाती है और सब सोल की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो ठंडे लहजे में पूछता है कि एक मामूली सा जानवर एक इंसान पे अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाने से इसे बोल्ड हो जाने का हक मिल गया हो। उसके लिए ये नाकाबिले माफ है। तो वो सीधा स्वाम पे चार्ज करता है। इस बार वो और भी ज्यादा फियर्स है। आसमान में हर मक्खी को आइस क्रिस्टल में फ्रीज कर देता है। फिर एक डिवाइन आइस पाम से सबको तोड़ डालता है। वहाँ देख रहे लोग स्पीचलेस रह जाते हैं और सोल कहता है कि इतना ही काफी है इन पैथेटिक बग्स के लिए। वहाँ के आदमी यकीन नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अभी क्या देखा, और लड़कियां भी नहीं। पर तभी जब वो लोग बात करना शुरू करते हैं उसे कुछ अजीब सा नोटिस होता है। उसे उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। उसे सब कुछ बिल्कुल फॉरेन सा लगता है। जबकि वो बूढ़ा आदमी एक्साइटमेंट के साथ बोलता जा रहा है। वो आदमी सर झुकाकर थैंक्स कहता है। हमें उसकी बात समझ आती है, पर सोल को नहीं। वो कहता है कि वो अपने मर्चेंट ग्रुप को बचाने के लिए बहुत ग्रेटफुल है और अपने रेस्क्यूअर का नाम पूछता है, उसे मैजिक स्वॉर्ड्समैन बुलाकर। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। उसे लगता है शायद ये ग्रेटिट्यूड है, पर वो सॉरी बोलता है और कहता है उसे फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या यहाँ कोई सेंट्रल प्लेन्स की भाषा बोल सकता है, पर कम्युनिकेशन लगभग नामुमकिन ही है क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझ पा रहा। एमसी को समझ आने लगता है कि जब वो सब सर खुजाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वो फिर से पूछता है कि क्या किसी को सेंट्रल प्लेन्स की भाषा आती है, पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। तो अब वो सोच रहा है कि आखिर वो ये सब एक्सप्लेन कैसे करे। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने पीछे खड़े पॉम्पडोर वाले बंदे से कुछ कहता है। वो आदमी एक रिंग सौंपता है और सोल इसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। पूछता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। बूढ़ा आदमी फिर उस रिंग से मैजिक यूज करके कोई अजीब सा रिचुअल शुरू करता है। सोल इसे देखकर साफ शेकन है, और सच कहें तो कोई भी होता। फिर किसी तरह वो आदमी एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू करता है जो वो आखिरकार समझ पाता है। पूछता है क्या वो अब उसे सुन पा रहा है। उसे नोटिस होता है कि वो आदमी अचानक सेंट्रल प्लेन्स की भाषा परफेक्टली बोल रहा है और पूछता है क्या ये उस रिंग ने किया। बूढ़ा आदमी इसे कंफर्म करता है और रियलाइज करता है कि प्रोटैगनिस्ट सच में सेंट्रल प्लेन्स की भाषा बोलता है। वो आदमी दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है। एडमंड रॉयल, रॉयल मर्चेंट एसोसिएशन का हेड। वो एमसी को उसके लोगों को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और अपने रेस्क्यूअर का नाम पूछता है, उसे मैजिक स्वॉर्ड्समैन बुलाते हुए। वो कहता है कि उसे नहीं पता मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्या होता है, पर उसका नाम सू मुडोक है। रॉयल रुक जाता है, कंफ्यूज कि उसे ये टर ही नहीं पता। रॉयल एक्सप्लेन करता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन वो होता है जो तलवार और मैजिक दोनों से लड़ता है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की तरह। तो वो पूछता है मैजिक क्या होता है, और इससे बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आखिर एमसी ने अभी अभी उसके सामने पावर यूज की थी, फिर भी उसे नहीं पता मैजिक क्या है। रॉयल पूछता है वो दुनिया में कहाँ से आया है। जितना वो सुनता है उतना ही कम ये सब सेंस बनाता है, और वो उससे आंसर्स के लिए प्रेस करने की कोशिश करता है। रॉयल हिचकिचाता है, सोचता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे। इससे प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा एनॉयड हो जाता है। सोल गुस्से से कहता है कि उसने एक सवाल पूछा है और अभी जवाब चाहिए। अपनी हथेली में की गैदर करते हुए जैसे वो बूढ़े आदमी को खत्म करने के लिए तैयार हो। रॉयल को यकीन हो जाता है कि ये बंदा पूरी तरह पागल है। चूंकि किसी को नहीं पता वो गुस्सा होने पे क्या करेगा, रॉयल डिसाइड करता है कि उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो वो झट से कहता है कि वो एक्सप्लेन करेगा और एमसी से कूल डाउन होने को कहता है। एक्सप्लेनेशन इतनी लंबी चलती है कि सूरज ढल जाता है। जब तक वो आग के इर्द गिर्द बैठे होते हैं उसे आखिरकार समझ आना शुरू होता है। इस रीजन में मैजिक नाम की कोई चीज होती है और वो मानता है कि दुनिया उसकी सोच से कहीं बड़ी है। रॉयल नोटिस करता है कि वो आखिरकार कूल डाउन हो गया है। फिर रॉयल पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट का सेंट्रल प्लेन्स से क्या मतलब है। सोल को यकीन नहीं होता इस सवाल पे और पूछता है उसका क्या मतलब है। सेंट्रल प्लेन्स क्या होते हैं
हैं। वो पूछता है क्या रॉयल सीरियसली कह रहा है कि उसे नहीं पता वो अभी कहाँ खड़े हैं। रॉयल भी उतना ही कंफ्यूज है और दोनों अभी भी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एमसी कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स में खड़े होकर भी उसे न जानना कोई सेंस नहीं बनाता। ये सुनकर रॉयल फिर से सोचता है कि ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा लग रहा था, एक लुनाटिक। रॉयल उसे बताता है कि वो सेंट्रल प्लेन्स में नहीं है, वो ड्राक किंगडम की कैपिटल बाहम के रास्ते में एक जंगल में है। उसे ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फॉरेनर से कहता है ध्यान से सुनो। वो कहता है उसने कभी किसी को सेंट्रल प्लेन्स को ड्राक किंगडम बुलाते नहीं सुना और पूछता है क्या रॉयल पहले से ही अपना दिमाग खो रहा है। रॉयल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पलट कर कहता है कि वो अभी सिर्फ 50 साल का है। फिर भी जो चीज उसे असल में परेशान करती है वो ये है कि प्रोटैगनिस्ट सब कुछ होने के बाद भी जिद पकड़े है कि ये जगह सेंट्रल प्लेन्स ही है। प्रोटैगनिस्ट को भी चैलेंज होना पसंद नहीं, तो एमसी कहता है कि पेड़ के पीछे छिपे लड़के से पूछो। वो बच्चा चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वो पकड़ा गया है। रॉयल उसकी तरफ मुड़ता है, सरप्राइज कि वो वहाँ है। पूछता है क्यों, पर वो सीधा असली मुद्दे पे आ जाता है। वो लड़के से पूछता है क्या ये जगह सेंट्रल प्लेन्स है या ड्रा। उसे ईमानदारी से जवाब देने का ऑर्डर देते हुए लड़का बस चुप रहता है। प्रोटैगनिस्ट का टोन और सख्त हो जाता है, पूछता है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। रॉयल बीच में आता है और एक्सप्लेन करता है कि प्रोटैगनिस्ट चाहे जो भी कहे लियो उसकी बात समझ ही नहीं सकता। वो सोल से कहता है वो रिंग ले, पहने और चिल्लाए, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। रॉयल को पता है कि इतना महंगा मैजिक आइटम इस आदमी को देना बेकार है, पर वो और आगे इस बूढ़े सेनाइल फूल की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता। एमसी वैसा ही करता है और लैंग्वेज स्पेल एक्टिवेट कर देता है। रिंग से लेटर स्वर्ल होकर बाहर आते हैं और उसकी बॉडी पे फैल जाते हैं। तुरंत ही वो फॉरेनर्स को सुन और समझ पाता है। उसे भी मानना पड़ता है कि ये सॉर्सरी कमाल की है। वो वापस लड़के की तरफ मुड़ता है और उसका नाम पूछता है। लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, लियो। सोल तुरंत पूछता है कि क्या ये जगह सेंट्रल प्लेन्स है या ड्रा नाम की कोई जगह। लियो को कुछ समझ नहीं आता और पूछता है सेंट्रल प्लेन्स होते क्या है। वो कहता है ये एक जंगल है बाहम के रास्ते में, ड्रा किंगडम की कैपिटल। प्रोटैगनिस्ट उसे घूरता है और पूछता है क्या ये बच्चा भी सेनाइल है। फिर वो रॉयल से पूछता है क्या उसी ने बच्चे को ये बोलने को कहा। रॉयल कहता है बिल्कुल नहीं, और अगर उसे अब भी शक है तो वो मर्चिंग ग्रुप के हर बंदे से पूछ सकता है। रॉयल का रिएक्शन देखकर सोल समझने लगता है कि वो शायद झूठ नहीं बोल रहा, मतलब ये सच में सेंट्रल प्लेन्स नहीं है। और जैसे ही वो इस बारे में सोचना शुरू करता है उसे याद आता है कि इससे पहले वो एक शिप पे तूफान से लड़ रहा था। फिर जब उसने आंखें खोली वो पहले से ही एक गाड़ी के अंदर था। तो वो सोचने लगता है कि क्या उसे किसी तरह टेलीपोर्ट किया गया, और सच धीरे धीरे उसे हिट करने लगता है। वो सोचता रह जाता है कि क्या उसने किसी तरह स्पेस को ही क्रॉस कर लिया पूरी तरह। तब उस पॉइंट पे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच में ड्रा किंगडम है, उसका सेंट्रल प्लेन्स नहीं। ये रियलाइजेशन उसे हिला देता है और फिर उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। वो पूछता है अभी उसके डांशन में वो अजीब सी फीलिंग क्या थी, और रॉयल पूछता है क्या अब उसे यकीन आ गया। एमसी को रियलाइज होता है कि ये एनर्जी उसने पहले कभी महसूस नहीं की, कुछ तो गड़बड़ है, ये साफ है। वो खड़ा होता है, फिर रॉयल को पीछे छोड़ भाग जाता है। रॉयल बस पीछे से आवाज लगा पाता है, पूछता है वो कहाँ जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है उसे ये खुद चेक करना होगा। वो प्योर एनर्जी ये साबित करती है कि ये जगह सेंट्रल प्लेन से बिल्कुल अलग है। वो एक चट्टान से छलांग लगाकर जंगल के ऊपर ऊंचा उठ जाता है, हवा में रुकने के लिए की यूज करते हुए, जबकि वो सब कुछ ऊपर से देखता है। वो पहले अपनी हथेली में की गैदर करता है, फिर एक मैसिव अटैक अनलीश करता है। ये आसमान को चीर देता है और सू को रियलाइज होता है कि उसके डैंशन की डबल हो चुकी है। फिर भी वो पूछता रहता है कि वो सेंट्रल प्लेन्स की बजाय यहाँ कैसे पहुँचा। जैसे ही वो नीचे आता है उसे याद आता है कि उसे जल्द से जल्द ह्यून को ढूंढना है। फिर उसे अपने गले में लटका वो आइटम याद आता है। वो सोचता है क्या उस वक्त नेकलेस से निकली वो लाइट ही इसकी वजह थी। उसे याद आता है ह्यून ने कहा था कि उस नेकलेस में उस इंसान के पास वापस लाने की पावर है जिसने इसे दिया। तो अगर उसे यहाँ भेजा गया तो शायद इसलिए ताकि वो उसे ढूंढ सके, मतलब वो भी यही कही हो सकती है। और इस सोच से उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। उधर रॉयल के ग्रुप में सब पूछ रहे हैं वो क्या था और मैजिक स्वॉर्ड्समैन कहा गया। रॉयल अभी भी थका हुआ है और कहता है कौन जाने वो कहा गया होगा। सोल पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। फिर एमसी अचानक वापस आता है और सबको एड्रेस करता है। वो कहता है उसे कुछ चेक करना था और अब उसका एक सवाल है। रॉयल तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है, हालांकि वो ये भी सोचता है कि वो अचानक इतनी डरावनी स्माइल क्यों दे रहा है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या लियो ने जो कहा वो
सच था कि ये जगह सच में ड्रा किंगडम है। रॉयल कहता है हाँ, अगर वो थोड़ा और आगे जाए तो बाहम पहुंच जाएंगे, किंगडम की कैपिटल। तो वो पूछता है वो एग्जैक्टली कहाँ है। पास खड़े एक बच्चे को रियलाइज होता है कि एमसी को इस जगह के बारे में सच में कुछ नहीं पता, और वो हंसते हुए कहता है कि उसने जरूर अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों में ट्रेनिंग करते हुए बिताई होगी। लड़का कहता है उसने उसके जैसे अजीब लोगों की कहानियां सुनी है, पर असल जिंदगी में देखने का ये उसका पहला मौका है। वो साथ दे देता है, हंसता है और कहता है लड़का सही है। वो पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था और आज ही पहली बार दुनिया देखने बाहर निकला है, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता। बाहम और ड्रा किंगडम के बारे में सोचते हुए वो मानता है कि उसने इनमें से किसी के बारे में नहीं सुना, और सोचता है ये लड़का उसे और जानने में मदद कर सकता है। उसे ये भी नोटिस होता है कि कुछ लोगों की आंखों का रंग अलग है, तो शायद ये उन वेस्टर्न बारबेरियन लैंड्स में से एक है जिनके बारे में उसने बस सुना ही था। लड़का गर्व से कहता है उसे पता था, और पूछता है क्या उसे प्रोटैगनिस्ट को कुछ चीजें सिखानी चाहिए। वो कहता है उसे ये अच्छा लगेगा। लड़का ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे एमसी को उसका लीड फॉलो करना चाहिए, और एमसी बस साथ खेलता रहता है। सो लड़के का नाम पूछता है और वो कहता है लफी। फिर नरेशन बीच में ही खुद को काट देता है जैसे कोई जोक हो। लड़का भी झट से उसका नाम पूछता है। उधर रॉयल सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट अचानक इतना फ्रेंडली क्यों हो गया। अगर कुछ है तो इससे वो और भी ज्यादा अनसेटलिंग लगता है। वो सच में इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है। उस रात सो लफी से इस जगह के बारे में और यहाँ के लोगों की भाषा के बारे में सीखना शुरू करता है। और ये मानना मुश्किल है, पर ये सिर्फ कोई फॉरेन लैंड नहीं है, ये एक पूरी तरह अलग दुनिया है। जमीन का शेप अजीब है, लिखावट सेंट्रल प्लेन्स की स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है, और मैप देखकर एमसी मिनट द मिनट और शॉक्ड होता जाता है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में और भी रेसेस है, जैसे एल्वस, ड्वार्फ्स और यहाँ तक कि बीस्टमैन जैसे बींग्स भी। इन सब रेसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है ड्रैगन नाम के क्रीचर्स, बेसिकली विशाल पंखों वाली छिपकलियां जैसा कुछ। फिर उसे मैजिक कास्टिंग और मैजिक सर्कल्स के बारे में पता चलता है। लफी एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 5th सर्कल से ऊपर के मेजेस ही लॉन्ग डिस्टेंस वार्प मैजिक यूज कर सकते हैं। वो जमीन पे एक मैजिक सर्कल बनाते हैं, स्पेल चांट करते हैं और जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। मेज जितना स्किल्ड होगा उतना ही ज्यादा दूर जा सकता है। उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आता, पर उसे इतना पता चल जाता है कि इस दुनिया में तरह तरह की अजीब पावर्स है जो उसकी पुरानी लॉजिक फॉलो नहीं करती। वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसके लिए और कौन कौन सी अद्भुत चीजें हो सकती है, और इससे वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। जब प्रोटैगनिस्ट सोच में डूबा होता है, लफी एक्साइटमेंट से बोलता रहता है, तब तक प्रोटैगनिस्ट को कुछ और नोटिस होता है। इस दुनिया के 3 चांद है। उस पॉइंट पे उसे मानना पड़ता है ये जगह सेंट्रल प्लेन्स की किसी भी जगह से पूरी तरह अलग है। वो सोचता है क्या सच में ह्यूआन ही थी जिसने उसे यहाँ बुलाया। तभी एक आदमी अचानक विना नाम की किसी लड़की पे चिल्लाता है, उसे ऐसा न करने को कहते हुए। ये तुरंत सेल का ध्यान खींच लेता है और वो पूछता है ये शोर क्या है। वो देखता है और समझ जाता है ये पास से ही आ रहा है। फिर गले पे एक निशान वाली लड़की पूछती है उस आदमी का मतलब क्या है। वो सबको वार्न करती है कि कोई पास मत आना वरना वो सबको मार डालेगी। पैनिक फैल जाता है जैसे लोग सबीना को शांत करने की कोशिश करते हैं, और दूर से एमसी सोचता है आखिर हो क्या रहा है। चार्ल्स उससे कहता है कि जैसे ही वो कैपिटल पहुंचेंगे दोनों लड़कियों का इलाज हो सकता है। वहाँ ढेरों मेज है और वो एडमंड से भी मदद मांगेगा। फिर वो धीरे से पूछता है क्या वो ठीक है, क्योंकि एनी डरी हुई है। पर लड़की पलटकर पूछती है क्या वो उसे मूर्ख समझता है। कैपिटल में भी हीलर्स रेयर है और अगर मिल भी जाए तो प्राइस बहुत बड़ी होगी। वो एक्सप्लेन करती है कि एक डेडली फ्लाई का अंडा उसके दिल में फंसा है और किसी भी पल लार्वा में बदल सकता है। कोई इसे कैसे ठीक करेगा भला। चार्ल्स के पास कोई जवाब नहीं। आंसुओं के बीच वो कहती है कि जैसे ही अंडा फूटेगा वो एनी से छीन ली जाएगी। अब भी चाकू लड़की के गले पे रखे हुए। उसके लिए अभी मर जाना उस तरह मरने से बेहतर होगा। तभी एस बोलता है और उसे रुकने को कहता है। वो कहता है वो सिचुएशन थोड़ी समझता है। फिर अपना हाथ उठाता है और अपनी कोल्ड की यूज करता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। जब वो चाकू की तरफ हाथ बढ़ाता है तो कहता है वो उसका इलाज करेगा और उसे डैगर रख देनी चाहिए। फिर उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसके हाथ से चाकू ले लेता है। वो शॉक्ड है और पूछती है वो ये कब कर गया। वो बस चल कर आता है और लड़कियों से कहता है उसके पास आए और जल्दी बैठ जाए, ट्रीटमेंट अभी शुरू करना होगा। रॉयल पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट को हीलिंग मैजिक भी आती है, पर प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं, वो मैजिक यूज नहीं करता। उसे बस अपनी जगह से कुछ हीलिंग मेथड्स आते हैं। वो सबको फिलहाल शांत रहने को कहता है और उम्मीद वापस लौटने लगती है। चार्ल्स उससे लड़कियों को बचाने
जाने की गुजारिश करता है। वो कहता है उसके पास देने को ज्यादा कुछ नहीं, पर वो दिल से इसका बदला चुकाएगा। एमसी कहता है वो वैसे भी मदद करने ही वाला था। फिर कहता है वो अभी शुरू कर रहा है तो सबको थोड़ा पीछे हटना होगा। सब मान जाते हैं। रॉयल सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है, जबकि वो खुद डरी हुई लड़कियों के पास जाता है। वो उनसे कहता है उन्हें इतना टेंस होने की जरूरत नहीं और ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा। जब दोनों लड़कियां बैठ जाती है, वो उनसे आंखें बंद करके रिलैक्स होने को कहता है। फिर वो अपनी की लड़की की पीठ में डालता है और दोनों को अंदर से जांचता है। उसे उनके दिल के पास इंसेक्ट एग्स मिलते हैं। अपनी की यूज करके वो ध्यान से चेक करता है और दोनों अंडों की एग्जैक्ट जगह पिन पॉइंट कर लेता है। उनके पीछे बैठकर वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। खुशकिस्मती से अंडे अभी तक फूटे नहीं हैं, तो अगर वो अपनी एनर्जी सही से कंट्रोल करे और दिल को नुकसान पहुंचाए बिना अंडों को जला दे तो ये काम कर सकता है। वो अपनी कोल्ड की उनके शरीर में भेजना शुरू करता है, सीधा उनके दिल के पास वाले अंडों पे वार करते हुए। ये अचानक फीलिंग लड़कियों को चौंका देती है। फिर एस अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लेता है। ट्रीटमेंट यही खत्म हो जाता है। बीमारी जा चुकी है और लड़कियां शौक में देखती रह जाती है। पूछती है क्या ये सच में खत्म हो गया। प्रोटैगनिस्ट कहता है उसने सारे इंसेक्ट एग्स तबाह कर दिए, तो अब वो रिलैक्स हो सकती है। रॉयल की आंखें चमक उठती है और वो पूछता है क्या ये सच है। वो झट से पूछता है क्या एनी और सबीना सच में अब ठीक है, जबकि लियो सोचता है क्या सब कुछ खत्म हो गया। एमसी कहता है हाँ। वो जोड़ता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो उन्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लड़कियां तुरंत उसे थैंक्स कहती है, उसे अपना मसीहा बुलाते हुए। सब सेल के सामने सर झुकाते हैं, खुशी से भरे हुए, और वो बस उन्हें वापस ग्रीट करता है। उसके बाद वो साइड में हट जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। कहता है कि आज बहुत लंबा दिन रहा। वो सोचता है कि उसे उसकी कितनी याद आ रही है, खासकर उस औरत की जिससे वो प्यार करता है। उसे उम्मीद है वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। कुछ देर बाद मर्चेंट काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। रॉयल शिकायत करता है कि कितनी बेतहाशा गर्मी है। कहता है वो धूप में पिघल रहा है और वो सहमत होता है। इतनी गर्मी है कि वो भी अपने बाल बांध लेता है। लफी चलकर आता है और उसे थोड़ा पानी ऑफर करता है। प्रोटैगनिस्ट इसे एक्सेप्ट करता है और थैंक्स कहता है। हालांकि पानी गर्म है। वो सोचता है कि अगर वो थोड़ी आइस एनर्जी रिलीज करे तो इसे ठंडा कर सकता है। लफी कहता है ये बहुत ज्यादा गर्म है और पूछता है क्या वो ठीक है। सोल कहता है इससे बेहतर हो जाएगा, पर तभी लफी को बॉटल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और पूछता है ये क्या है। एमसी फ्रीज हो चुकी बॉटल उसके पास दबाता है और लड़का इसकी ठंडक देखकर हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है इसे ले लो। लफी पूछता है ये इतनी ठंडी क्यों है और वो बस कहता है ट्राई करके देखो। जैसे ही वो पीता है उसे पता चलता है कि ये आइस कोल्ड वाटर है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसके रिएक्शन पे मुस्कुराता है और लफी उत्साह से पूछता है क्या वो उसकी बॉटल भी चिल कर सकता है। सेल सोचता है ये ठीक है, इस बच्चे ने उसकी बहुत मदद की है तो इतना करना उसके लिए आसान है। तो वो अपनी आइस पावर से लड़के की मदद करता है, पर तभी उसे नोटिस होता है कि सब उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। सब भी कोल्ड वाटर चाहते हैं, अपनी बॉटल्स आगे बढ़ाते हुए चमकती आंखों के साथ। सेल जानता है ये मुश्किल नहीं, पर अगर वो सबको हाँ बोल दे तो ये और झंझट बन सकता है। तभी रॉयल उनके पीछे आता है और पूछता है क्या हो रहा है। वो चारों तरफ देखता है और उन्हें एक्सप्लेन करने को कहता है। लफी कहता है मैजिक स्वॉर्ड्समैन ने कुछ कोल्ड वाटर बनाया और बाकियों ने ये देखा तो सबको चाहिए हो गया। रॉयल दोहराता है कोल्ड वाटर और सेल को लालची दिलचस्पी से देखता है। एमसी पूछता है क्या प्रॉब्लम है। रॉयल सच में घुटनों पे बैठ जाता है और पोलाइटली कहता है उसे भी थोड़ा कोल्ड वाटर चाहिए, पूरा प्राइस छोड़कर। ये देखकर उसे यकीन नहीं होता, पर वो मान जाता है और उससे बॉटल देने को कहता है। वो सोचता है काफिले के साथ रहना ही इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। फिलहाल उसने पहले ही सबसे बड़ा इशू सॉल्व कर दिया है, लैंग्वेज बैरियर। तो कोल्ड वाटर बांटना कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम यही वो सोचता है। फिर जैसे रॉयल पीता है वो अचानक कहता है ये अजीब है। वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है उसने ये आइस कैसे बनाई। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो क्यों जानना चाहता है और क्या कुछ गड़बड़ है। रॉयल कहता है ये परफेक्ट है, उसने पूरे कॉन्टिनेंट में हर तरह की आइस ट्राई की है पर ऐसी कभी नहीं। वो कहता है ये एक अलग ही लेवल की है, सच में अद्भुत, और एमसी को इनक्रेडिबल बुलाता है। वो बस सोच पाता है क्या आइस बस फ्रीज हुआ पानी नहीं है। तो वो पूछता है क्या आइस सच में इतनी टेस्टी लगती है, कहते हुए कि उसने बस पानी फ्रीज किया था। रॉयल जोर देकर कहता है ये सच में अलग टेस्ट करती है, और सेल सोचता है उसका मतलब क्या है। रॉयल एक्सप्लेन करता है कि आइस बनाने का मतलब आमतौर पे होता है माना कि कोल्ड पावर यूज करके सीधे पानी को फ्रीज करना या
या हवा से नमी खींचना। इस प्रोसेस के दौरान माना की इम्प्योरिटीज आइस में मिक्स हो जाती है, जो टेस्ट को बदल देती है, क्योंकि हर मेज की माना का अपना अलग सिग्नेचर होता है। सच में प्योर आइस बहुत रेयर होती है, इसीलिए अच्छी आइस मिलना मुश्किल है, पर प्रोटैगनिस्ट की आइस अविश्वसनीय रूप से प्योर है, इसीलिए ये इतनी अच्छी टेस्ट करती है। एमसी इस बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि अब उसे समझ आ गया। इससे साफ हो जाता है कि सब इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे थे। उसे लोगों के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, इतनी सिंपल सी चीज आइस पे लोगों को इतना एक्साइटेड होते देखकर। अच्छे मूड में वो थोड़ी और बनाने का डिसाइड करता है और अपने चारों तरफ और भी ज्यादा कोल्ड एनर्जी गैदर करने लगता है। पर रॉयल झट से उसे बुलाता है और सेल पूछता है मर्चेंट को अब क्या चाहिए। रॉयल हाथ उठाता है और कहता है उसके पास उसके लिए एक प्रपोजल है। कुछ दिनों बाद वो एक शहर पहुंचते हैं। चार्ली दो वर्कर से कहता है सामान मजबूती से पकड़े और शॉप के पीछे ले जाए। उधर सेल अपनी कोल्ड की यूज करके बाल्टियों को आइस से भर रहा होता है और वो इसे किसी बेशकीमती खजाने की तरह बेच रहे होते हैं। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और सेल की तारीफ करते हैं इतनी हाई क्वालिटी आइस बनाने के लिए। वो और मांगते रहते हैं। हालांकि मुडोक प्रोटैगनिस्ट की इस हरकत से ज्यादा खुश नहीं दिखता। कुछ दिन पहले एमसी ने रॉयल से पूछा था कि उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। क्या वो कह रहा था कि वो अपनी आइस बेचकर अपना मर्चेंट ग्रुप फिर से खड़ा करना चाहता है? रॉयल कहता है बेसिकली यही बात है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि इसीलिए रॉयल बार बार बोल रहा था कि आइस कितनी रिफ्रेशिंग है और आइस मेज कितने रेयर है। वो शुरू से ही ये प्लान कर रहा था। रॉयल ने एक्सप्लेन किया था कि फोर्थ सर्किल के मेज भी जो आइस बना सकते हैं वो आमतौर पे बहुत अरोगेंट होते हैं और उनकी आइस की क्वालिटी भी खराब होती है। तो यहाँ एक मार्केट खुल रहा है। वो सोचता है रॉयल सच में अपने स्ट्रगलिंग मर्चेंट ग्रुप को बचाना चाहता है, पर वो ये भी जानता है कि ये आदमी नादान नहीं है। तो एमसी कहता है वो ये फ्री में नहीं करेगा, उन्हें नेगोशिएट करना होगा। वो 70 से 30 का स्प्लिट चाहता है। रॉयल एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और एमसी एक्सप्लेन करता है कि चूंकि आइस वही बना रहा है जबकि रॉयल सिर्फ उसे बेच रहा है, एमसी को 70% प्रॉफिट मिलेगा और रॉयल को 30%। रॉयल इस बारे में सोचता है चूंकि आइस तेजी से बिकेगी ये कोई बुरा ऑफर नहीं है, फिर भी थोड़ा और मोलभाव करने में कोई हर्ज नहीं। वो पॉइंट आउट करता है कि आइस बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड्स चाहिए, उन्हें हिलाने के लिए वर्कर्स चाहिए और आइस को पिघलने से बचाने के लिए मेज चाहिए। शॉर्ट में स्टार्टअप कॉस्ट्स काफी बड़ी है, तो अगर सोल थोड़ी सी कंसेशन दे दे तो उनका काम बन जाएगा। मुडोक इसमें आ जाता है और 60 से 40 ऑफर करता है। वो पूछता है क्या ये सच में उसकी सबसे अच्छी ऑफर है, पर देखकर कि उसे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रा करने की तरफ बढ़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर सोचता है कि उसने सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि ये दुनिया के बारे में सीखने का एक अच्छा तरीका लगा था, पर बिजनेस उसकी उम्मीद से भी बेहतर चल रहा है और लोग आइस लगभग इंस्टेंट खरीद रहे हैं। तभी चार्ली दौड़ते हुए आता है, रॉयल को पुकारते हुए कहता है उसे बाहर आना होगा एक पल के लिए। प्रोटैगनिस्ट झट से पूछता है क्या हो रहा है। बाहर भीड़ पहले से ही बहुत शोर मचा रही है। सबको पता है कि यहाँ कोल्ड डेजर्ट बिक रहा है और वो भी आइस खरीदने की गुजारिश करते हैं। उनमें से एक अपना इंट्रोडक्शन देता है। आर्नोल्ड नर्स सिटी से कहता है वो रॉयल मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बिजनेस करने आया है। रॉयल सबसे शांत होने, चुप रहने और लाइन में लगने को कहता है, जबकि वो इस गड़बड़ को संभालने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं सुन रहा और प्रोटैगनिस्ट बीच में आ जाता है। अपनी कोल्ड की सबके सर के ऊपर से भेजता है, पूरी भीड़ को शॉक करके चुप करा देता है। उसकी आवाज सीधे उनके दिमाग के अंदर जाकर लगती है, उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देते हुए। रॉयल को रियलाइज होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अभी उसे बचाया है और वो सबको शॉप के अंदर चुप रहने को कहता है। अगर वो फिर से शोर मचाएंगे तो हर एक को बाहर फेंक दिया जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। सच में प्रोटैगनिस्ट की प्रेजेंस बिल्कुल पागलपन भरी है। भीड़ के पास चुपचाप मानने के अलावा कोई चारा नहीं। रॉयल एक्सप्लेन करता है कि उसका एसोसिएशन सिर्फ बल्क में बेचता है, जो भी यहाँ थोड़ी मात्रा के लिए आया है उसे जाना होगा। शायद बाद में छोटी सेल्स भी हो सके, पर अभी नहीं। एक औरत प्रोटेस्ट करती है कि वो दूर से आए हैं और एक और आदमी पूछता है वो थोड़ा सा क्यों नहीं बेच सकता। प्रोटैगनिस्ट फिर से एनॉयड हो जाता है और थोड़ी और कोल्ड की छोड़ देता है, बस उन्हें डराने के लिए। इससे वो झट से चुप हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनकी ट्रिप बेकार गई, शिकायत करते हुए कि वो इतनी दूर से इसी के लिए आए थे। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट उन्हें सार्केस्टिक गुड बाय देता है, जबकि रॉयल बाकी सबको सही से लाइन लगाने को कहता है। एक कहता है वो मेज मर्चेंट एसोसिएशन से है, दूसरा है बेंजामिन बटलर काउंसलेव फैमिली से और तीसरा अरिस्टा फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। रॉयल को रियलाइज होता है कि मेज कॉन्टिनेंट के 10 सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप्स में से एक
एक है और काउंट स्लेव के घराने के साथ साथ बाकी नोबल फैमिलीज भी यहाँ हैं। उसे पता था वो पैसे कमा सकते हैं, पर उसने कभी इतनी अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं की थी। उधर प्रोटैगनिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉयल जानता है ये सब मुडो की वजह से है और मानता है कि भले ही रॉयल मर्चेंट एसोसिएशन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, पर मुडो के बिना ये कुछ भी न होता। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है उसे जाकर आराम करना चाहिए। मुडो पूछता है क्या सबसे व्यस्त हिस्सा खत्म हो गया, और रॉयल कहता है हाँ, वो बाकी यहाँ से खुद संभाल लेगा। प्रोटैगनिस्ट बस मान जाता है और रॉयल को गुड लक विश करता है। जैसे प्रोटैगनिस्ट चला जाता है, रॉयल सोचता है कि भले ही उसे इस्तेमाल करने पे बुरा लगता है, पर उसके पास इस मर्चेंट एसोसिएशन को दोबारा खड़ा करने की अपनी वजह है। ये है उसके माँ बाप और भाई बहनों का बदला लेना जो नाइंसाफी से मारे गए थे। उसे मर्चेंट एसोसिएशन को पूरी तरह रिस्टोर करना है और फिर रॉयल एसोसिएशन का इस्तेमाल करके ड्यूक इकारस से बदला लेना है, वो आदमी जिसने हाउस मर्चेंट एसोसिएशन के जरिए उन्हें बर्बाद किया था। जब तक वो दिन नहीं आता वो हार नहीं मानेगा और वो प्रोटैगनिस्ट से उसकी मदद जारी रखने की गुजारिश करता है। जब वो कामयाब होगा वो कसम खाता है उसे इनाम देगा। प्रोटैगनिस्ट लेट जाता है कहते हुए वो सच में थका हुआ है। बिजनेस अच्छा चल रहा है और पैसा आता जा रहा है। वो सोचता है उसे जल्द ही इन स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करनी चाहिए। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो पूछता है कौन है और जवाब आता है सविना। वो पूछता है क्या पहले से ही स्नैक टाइम हो गया और उसे अंदर आने को कहता है। उसे नोटिस होता है कि वो आखिरकार इसे ले आई है। ये आइसक्रीम है, अभी उसका फेवरेट स्नैक। ये एक ट्रीट है जो आइस और फ्रूट को मिलाकर बनाई जाती है और सविना एक लड़की जिससे वो हाल ही में मिला इसे गलती से इन्वेंट कर बैठी। वो उसे फिर से ये लाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है वो इसे एंजॉय करने वाला है। वो इसे यूं ही टाल देती है जैसे कुछ भी नहीं। जैसे ही वो खाने के लिए तैयार होता है वो सोचता है कितना ठंडा, मीठा और स्मूथ टेस्ट करता है ये, एक फ्लेवर जिसकी उसने नॉर्थ सी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने सुना है कि रॉयल एसोसिएशन इस आइसक्रीम की वजह से और भी बेहतर चल रहा है और सच में वो पूरी तरह समझता है क्यों। जैसे वो खाता जाता है उसे रियलाइज होता है कि वो पहले ही खत्म कर चुका है और डिसाइड करता है कि एक तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसका मन नहीं करता खुद जाकर और लाने का, पर बाकी सब बिजी है तो वो फिर भी खुद को घसीटते हुए चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है फिर से इतना शोर क्यों है। सविना कुछ लोगों से बहस कर रही होती है, एक को बता रही होती है ऐसा न करने को और लाइन के पीछे जाने को, पर बेशक कोई बिगड़ैल अमीरजादा पूछता है वो नोबल्स को ऑर्डर करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। ये सीन देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है ये बेवकूफ कौन है। थोड़ी देर पहले उसी दोपहर जब वो मूर्ख पहली बार आए थे उन्होंने लड़की से नीचा बात की, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे उसे पता ही नहीं कि वो कौन है, और उसे चुप रहने और वो आइसक्रीम या जो भी वो बेच रहे थे सौंप देने का ऑर्डर दिया। फिर उनमें से एक कहता है उन्होंने अफवाहें सुनी थी और कृपा करके रुकने का फैसला किया, उसे वार्न करते हुए कि उसे उम्मीद करनी चाहिए कि इसका टेस्ट अच्छा हो। पर वो उन्हें बताती है कि रॉयल एसोसिएशन लाइन काटने वाले किसी को भी आइसक्रीम नहीं बेचता। वो उनसे समझने की गुजारिश करती है और एक नोबल टेबल पे हाथ पटकते हुए पूछता है क्या वो कह रही है कि नोबल्स को आम लोगों की तरह लाइन में लगना होगा। वो रोते हुए कहता है कि पहले से ही पीजेंट्स के साथ एक ही जगह होना काफी बुरा है और अब वो चाहती है वो उनके साथ लाइन में भी खड़ा हो। दूर से प्रोटैगनिस्ट बस देखता रहता है। सविना कहती है नोबल्स को सिर्फ इसलिए पहले सर्व नहीं किया जाता क्योंकि वो नोबल्स है। वो उसे दोबारा बोलने पे मजबूर करता है, पूछते हुए क्या वो सच में एक नोबल को चैलेंज कर रही है। तभी वो डटी रहती है। प्रोटैगनिस्ट अपना मन बदल लेता है, अगर चीजें बिगड़ी तो वो जरूर बीच में आकर उसे बचाएगा। वो पलट कर कहती है ये कोई चैलेंज नहीं है, वो बस रूल्स फॉलो कर रही है। वो बदसूरत डेलिंक्वेंट गुस्से में आ जाता है और कहता है वो सच में मरना चाहती है, अपनी तलवार निकालते हुए। सविना हैरानी से शांत रहती है। तब भी जब वो कहता है वो उसे मार डालेगा। फिर दूसरा वाला जो थोड़ा शांत लगता है सैमुअल को रोकता है और उसे रेकलेस न होने को कहता है। उसकी आंखें माना से चार्ज होने लगती है। वो पूछता है क्या सैमुअल अपनी डिग्निटी फेंकना चाहता है, तो लड़का माफी मांगता है। सविना उससे कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो पहले ही बीच में बोल पड़ता है और कहता है वो आइसक्रीम ट्राई करने आए हैं। वो ठंडी नजर उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे उसका दिल जम रहा हो। वो जवाब देने की कोशिश करती है पर वो कहता है उसे इंतजार करना नफरत है और उसे जल्दी लाने का ऑर्डर देता है। वो उसके दिमाग पे एक अजीब सा प्रेशर डालता है और वो कांपने लगती है उससे रुकने की गुजारिश करते हुए। पर तभी रूल चिल्लाता है सविना को रुकने के लिए और उसे याद दिलाता है कि मर्चेंट एसोसिएशन लाइन काटने वालों को नहीं बेचता। वो पूछता
पूछता है क्या वो ये भूल गई, और वो रूल के सामने सर झुकाते हुए माफी मांगती है। उन्हें देखते हुए प्रोटैगनिस्ट रूल के तेज रिएक्शन को नोटिस करता है और सोचता है जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रूल फिर नोबल्स को जाने का ऑर्डर देता है, कहते हुए वो किसी को भी ट्रेड के रूल्स की बेइज्जती करने नहीं देगा। अरोगेंट नोबल जवाब देता रहता है, इसे रेकलेस बताते हुए, और पूछता है क्या रूल सच में फिर से नोबल्स की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है। रूल कहता है वो गलत समझ रहा है, वो उसे आइसक्रीम इसलिए नहीं बेच रहा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लाइन काटी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो जिसने मैजिक यूज करने की कोशिश की थी पूछता है असली वजह क्या है। रूल उससे कहता है ड्यूक इकारस से खुद पूछ ले। एसोसिएशन में हर कोई शॉक्ड है कि रूल ने सच में ड्यूक इकारस का नाम लिया। यंग नोबल पूछता है क्या रूल उसके पिता को जानता है। ध्यान से देखने के बाद वो कहता है रूल जाना पहचाना लगता है। उन आंखों से उसे याद आने लगता है और वो समझने लगता है रूल जरूर रूल मर्चेंट एसोसिएशन के बचे हुए सर्वाइवर्स में से एक होगा। उसका चेहरा डरावना हो जाता है, वो लड़का जरूर पहले किसी को मार चुका है ऐसा लगता है। उसके साथ के नोबल्स उसके चेहरे पे स्माइल नोटिस करते हैं और कहते हैं ये वही स्माइल है जो जस्टिन गुस्से में देता है। तो वो ऐलान करता है कि एक नोबल की बेइज्जती करने के लिए रूल अपनी जान से इसकी कीमत चुकाएगा। अभी भी वो क्रीपी स्माइल पहने वो अपनी तलवार निकालता है, फिर वो अपना हाथ उठाता है रूल को काटने के लिए, और रूल डरा हुआ है, नफरत करते हुए कि वो अभी भी अपने परिवार का बदला नहीं ले पाया। पर प्रोटैगनिस्ट की आइस पूरे सीन को अपने कब्जे में ले लेती है। ब्लेड रुक जाती है इससे पहले कि वो हिट कर पाए और प्रोटैगनिस्ट रूल के सामने आ जाता है, उसे अपनी नंगी बाहों से ब्लॉक करते हुए। रूल हैरान रह जाता है जबकि प्रोटैगनिस्ट आराम से तलवार को साइड कर देता है और जस्टिन को कई मीटर पीछे उड़ा देता है। जस्टिन डिमांड करता है जानने के लिए कि वो कैसे हिम्मत कर सकता है उसे ट्रैश बुलाते हुए और कहते हुए कि मुडोक को जरूर मौत की चाह होगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है यही होना था जब वो और आइसक्रीम लेने बाहर निकला। उन्होंने बस इतना ही किया था कि इन लोगों से कहा वो लाइन काटने वालों को नहीं बेचते और ये सीधे लोगों को मारने की कोशिश पे उतर आए। शांति से अपना कान साफ करते हुए वो कहता है ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। वो जोड़ता है कि आजकल के जवान लोगों में सच में कोई मैनर्स नहीं। जस्टिन पूछता है उसका क्या मतलब है और प्रोटैगनिस्ट कहता है वो इस मौके का इस्तेमाल करके उसे कुछ सिखा ही सकता है। जस्टिन और गुस्से में आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट को बार बार ट्रैश बुलाता रहता है जबकि अपनी तलवार में माना डालता जाता है। फिर वो चार्ज करता है चिल्लाते हुए कि वो उसे मार डालेगा। वो प्रोटैगनिस्ट पे पूरी स्पीड से टूटता है, स्विंग करते हुए घूमता है। मुडोक बस साइड हो जाता है। अगले वार पे वो आसानी से डॉज कर लेता है, मुस्कुराते हुए हर अटैक से स्लिप करता है और जस्टिन को ताना मारते हुए कहता है वो लगभग उसे डरा ही चुका था। जस्टिन बार बार स्लैश करता रहता है पर कुछ भी लैंड नहीं होता। मुडोक मानता है कि इतने छोटे बच्चे के लिए उसका टैलेंट इम्प्रेसिव है, पर वो चाहे जितनी बार भी स्विंग करे जस्टिन की तलवार उसे कभी नहीं छू पाएगी। वो इसे साबित करता है छोटी शांत मूवमेंट से हर चीज को अवॉइड करके। फिर वो कहता है नोबिलिटी के साथ रीजन और बैलेंस होना चाहिए। अगर जस्टिन की हरकतें नोबल्स को रिप्रेजेंट करती है तो नोबल्स में कोई वर्च्यू ही नहीं है। फिर भी वो कहता है वो नैरो माइंडेड नहीं है, तो आज वो जस्टिन के मैनर्स ठीक कर देगा। जस्टिन आखिरकार एक हिट लैंड करता है पर सिर्फ उस आफ्टरमैच पे जो प्रोटैगनिस्ट पीछे छोड़ गया था। जस्टिन उसे फिर से ट्रैश बुलाता है और डिमांड करता है जानने के लिए कि वो एक नोबल से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है। सच कहे तो ये नोबल टॉक असहनीय है। प्रोटैगनिस्ट कहता है शब्द उसे ठीक नहीं करेंगे, उसे चाहिए डिसिप्लिन। जैसे जस्टिन स्विंग करता है वो अटैक से स्लिप करके उसके ठीक बगल में रुक जाता है। फिर वो कहता है ये उसे याद दिलाता है कि वो सेंट्रल प्लेन्स में कभी कैसा हुआ करता था। वो जोड़ता है कि ह्युआयोंग से किया उसका वादा उसे ये भुला बैठा कि दुनिया कैसे चलती है, पर आखिर में सब कुछ एक ही रूल पे आकर टिकता है, स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव करते हैं। इसके साथ वो अपनी उंगली की नोक पे किट गैदर करता है। इसे फ्लिक करने के लिए तैयार होते हुए वो फॉर्मलेस किट सीधा जस्टिन के हाथ पे फायर करता है। जस्टिन की बाह का एक हिस्सा फट जाता है, ब्लड हर तरफ छिटकते हुए वो लगभग रोने ही वाला होता है जब वो अपनी कलाई में वो बड़ा सा छेद देखता है। उसका हाथ अपने आप खुल जाता है, तलवार गिर जाती है और वो चीखते हुए जमीन पे गिर जाता है अपने जख्म को घूरते हुए। एक सेकंड बाद फ्रीजिंग की वजह से उसका हाथ पर्पल पड़ने लगता है। एक बार फिर से प्रोटैगनिस्ट दिखा देता है कि उसकी ऑरा
कितनी ओवरवेलमिंग है। रॉय पूछ बैठता है कि वो अटैक आखिर था क्या। उधर प्रोटैगनिस्ट बाकी अरोगेंट नोबल्स की तरफ बढ़ता है और अब वो डर के मारे बेहाल है। वो उससे कहते हैं वही रुक जाओ, वार्न करते हुए कि अगर वो और पास आया तो वो उसे काट देंगे। उनमें से एक दोहराता है कि उसने पहले ही मोडोक को पास न आने को कहा था। वो उसे किलर की तरह घूरने की कोशिश करता है, पर असली सरप्राइज है जस्टिन का वापस उठ खड़ा होना। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो उठने की तकलीफ क्यों कर रहा है जब वो जमीन पे ही पड़ा रह सकता था। जस्टिन दूसरे बंदे को हटने का ऑर्डर देता है, अपने दोस्त को स्तब्ध छोड़ते हुए। तो एक बार फिर मोडोक उसके आमने सामने खड़ा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये तो मजेदार होता जा रहा है, जस्टिन काफी अच्छा शो दे रहा है, और वो मुस्कुराने लगता है जैसे उसे फाइट एंजॉय हो रही हो। फिर वो कंधे उचकाते हुए कहता है ठीक है, अगर जस्टिन ऐसा ही चाहता है। उसकी उंगलियों पे और आईसी की गैदर होती जाती है, जबकि वो कहता है वो देखना चाहता है जस्टिन कब तक चल पाता है। तुम्हें शायद मुझसे सहमत न हो, पर ये प्रोटैगनिस्ट सच में बहुत जबरदस्त है, और मैं वैसे भी मेन कैरेक्टर्स को हाइप करने वाला टाइप नहीं हूँ। एक पल बाद प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो जाता है और वो नोबल अचानक देखता है जस्टिन हवा में उड़ते हुए। जस्टिन बुरी तरह घायल होकर वापस जमीन पे गिरता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट आईसी की में लिपटा अपना हाथ नीचे कर लेता है, जैसे बस एक ही मूवमेंट में ये हो गया हो। बाकी दोनों दौड़कर आते हैं, पूछते हैं क्या जस्टिन ठीक है, उससे गुजारिश करते हुए बचे रहने की, क्योंकि उसकी बॉडी में और भी छेद हो गए हैं। फिर उन्हें उसकी कलाई नजर आती है और वो यकीन नहीं कर पाते जो देख रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ यूज करने के बावजूद जस्टिन उम्मीद से भी कमजोर निकला। इससे वो सोचने लगता है क्या उसे रुक जाना चाहिए। उसे अभी इस जगह के बारे में पूरी तरह नहीं पता, तो वो यूं ही किसी को बिना सोचे समझे मार नहीं सकता। तो वो खुद से कहता है ठीक है, वो मौके पे ही लोगों को मारता नहीं फिर सकता। जस्टिन अपना टोन बदलता है और डिमांड करता है जानने के लिए कि ये प्रोटैगनिस्ट है कौन, शॉक्ड कि कोई ऐसे बिहेव कर सकता है। फिर वो चिल्लाकर पूछता है क्या उसे पता भी है जस्टिन वॉन विकोस कौन है। प्रोटैगनिस्ट समझने लगता है कि ये बंदा बेकार है, कुछ सीखने की बजाय वो अभी भी अपने आप में ही डूबा है। तो वो पहला ख्याल फिर से आता है उसे मार दे या नहीं, पर वो शांत हो जाता है क्योंकि इससे वो उनसे अलग नहीं रह जाएगा। फिर भी बाकी दोनों चिल्लाते रहते हैं, पूछते हुए क्या वो सच में सोचता है कि एक नोबल पे हाथ उठाकर बच निकलेगा, और जवाब की डिमांड करते हुए प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि मारने से बेहतर कुछ है, कुछ कहीं ज्यादा जलील करने वाला। फिर उसे उनके पीछे एक छोटी सी स्टिक नजर आती है और सोचता है परफेक्ट। उसके चेहरे पे एक क्रीपी ग्रिन फैल जाती है, जैसे वो उसे उठाकर टेलीकाइनेटिक कंट्रोल यूज करता है। जस्टिन यकीन नहीं कर पाता जो देख रहा है, और बाकी सोचने लगते हैं क्या ये बंदा किसी तरह का मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। प्रोटैगनिस्ट उस छोटी सी स्टिक में सोर्ड एनर्जी डालता है और उससे कोल्ड एयर निकलने लगती है। जस्टिन घूरते हुए पूछता है वो कर क्या रहा है। फिर प्रोटैगनिस्ट सोर्ड्स फियर यूज करता है। वो पैनिक करते हैं और उससे पास न आने को कहते हैं, दोहराते हुए कि उन्होंने उसे पहले ही वार्न कर दिया था। वो जवाब में अपनी तलवार और कीनिक रिलीज कर देता है। तीनों डर से कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका कोई चांस नहीं। वो कहता है इन जैसे बिगड़ैल बच्चों के लिए पिटाई ही सबसे अच्छी दवा है, स्टिक उठाते हुए और जोड़ते हुए कि वो अभी भी हाथ रोक रहा है। फिर वो तीनों को पीटना शुरू कर देता है। वो कहता रहता है कि वो बहुत सावधानी बरत रहा है कि ओवरडू न हो। जिस तरह से वो उन्हें पीटता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर रही हो। तीनों लड़के चीखते रहते हैं, आखिरकार मानते हैं कि वो गलत थे और उससे रुकने की गुजारिश करते हैं। एक के बाद एक वो माफी मांगते हैं और कसम खाते हैं वो फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो आखिर बात क्या कर रहे हैं। वो कहता है उसे उनकी एक बात सुनाई नहीं दी और उन्हें दोबारा बोलने पे मजबूर करता है, तीनों को स्तब्ध छोड़ते हुए। जेसन खासतौर पे कसम खाता है कि वो एक दिन उसे मार डालेगा, वो जरूर उसका सर लेकर उसे कुचलेगा। पर फिर वो कुछ बिल्कुल अलग चिल्लाता है, कहते हुए कि प्रोटैगनिस्ट सही था और वादा करते हुए कि वो आज जैसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है उसे पहले से ही पता था कि तुम कहीं भी जाओ एक ठोस पिटाई से बेहतर कुछ काम नहीं करता। फिर वो उनसे कहता है अब से और सावधान रहो, और पूछता है क्या वो समझ गए। रॉयल पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है प्रोटैगनिस्ट ने जो किया उससे, और उसे बार बार थैंक्स कहता है। फिर अगले दिन कई नोबल्स एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। वो कहते हैं उन्हें हाल ही में सर्बिया किंगडम में मौजूद एक इन्फॉर्मेंट से एक रिपोर्ट मिली है। कैरल कॉन्स्लेव किंग टोमालोव III उसे शुरू करने को कहते हैं। कैरल रिपोर्ट करता है कि सर्बिया किंगडम ने नॉर्दर्न ब्लैकस्टोन एरिया वापस ले लिया है और इसके ऊपर हेजन किंगडम शायद सहारा डेजर्ट के परे की जमीन डेवलप कर रहा है।
ड्यूक सर्जियो वॉनिकस उस जमीन के बारे में पूछता है, कहते हुए उसने सुना है वहाँ मॉन्स्टर्स की वजह से इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। वो जानना चाहता है क्या हेजन के पास कोई स्पेशल तरीका है। कुरियल कहता है उसे अभी पक्का नहीं है, पर उसे शक है कि एम्स शायद उनसे जुड़ गया हो। किंग साफ सरप्राइज हो जाता है एम्स का नाम सुनकर, और काउंट क्रैश पूछता है क्या ये सच में सच है। कुरियल कहता है हाँ। फिर बैरन अरिस्टा पूछता है क्या तुम एम्स की बात कर रहे हो, वही जो पूरे महाद्वीप के 10 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक है। वो कहता है कि उसने हमेशा यही सुना है कि एम्स हर तरह के पैसों के ऑफर ठुकरा देता है। तब राजा बोलता है कि एम्स आमतौर पर पूरे महाद्वीप में अकेले घूमता रहता है और किसी भी राज्य की सेवा नहीं करता। तो फिर ऐसा इंसान आखिर हेजन कैसे पहुंच गया। एक नोबल अंदाजा लगाता है अगर पैसों की वजह नहीं है तो शायद उसे प्यार हो गया होगा। राजा मुस्कुराकर कहता है सच कहूँ तो ये बात काफी मुमकिन लगती है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा पूछता है तो आखिर वो किसके प्यार में पड़ा। जवाब मिलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस डैफ्नी है, जो किंग लियार्ड की छोटी बहन है। और किर भी इस बात की पुष्टि कर देता है। एक मंत्री हैरानी से पूछता है क्या इसका मतलब लियार्ड, जो अपनी छोटी बहन को दुनिया की सबसे कीमती चीज मानता है, उसने सच में उसकी शादी एम से कर दी। दूसरा नोबल कहता है लगता है आखिरकार राजा की सारी राजनीतिक चालें काम आ गई। राजा फिर गंभीर होकर कहता है अगर ये खबर सच है तो अब हेजन के पास 2 स्वॉर्ड मास्टर हो चुके हैं। टेरल सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि अब हेजन जरूर अपना साम्राज्य और फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि किंग लर्टीटू के समय से उनका विस्तार का सपना बार बार अधूरा रह गया है। वो आगे समझाता है कि पूर्व में हेजन लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है, दक्षिण में सर्बिया का कमर्शियल किंगडम नई जमीन विकसित कर रहा है और पश्चिमी समुद्र के पार जावे एम्पायर तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहा है। ऐसे में हम बस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। राजा सभी से कोई समाधान बताने को कहता है। एक नोबल सुझाव देता है अगर हम भी अपना इलाका बढ़ाए तो, लेकिन राजा तुरंत जवाब देता है हमारे आसपास कब्जा करने लायक कोई अच्छी जमीन बची ही नहीं है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा मतलब है कि हम उत्तर में लेजर पर्वत पार करें। सर्जियो बिना झिझक कहता है हाँ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन सभी जानते थे कि उत्तर की ओर विस्तार करना बेहद मुश्किल होगा, और अगर किसी तरह जीत भी गए तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी मेहनत के बाद भी उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। ये सोचकर राजा और भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि उत्तर की ओर जाना मतलब असली सत्ता की दौड़ से लगभग बाहर हो जाना। इसी वजह से पूरा दरबार चुप हो जाता है। राजा मन ही मन समझ जाता है कि देर सवेर किसी न किसी को उत्तर भेजकर इस विस्तार की समस्या से निपटना ही पड़ेगा। आखिर में वो सभा समाप्त करता है और कहता है कि अगली बैठक बाद में होगी। लेकिन बाहर निकलते समय सर्जियो के मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि काउंट और राजा दोनों उससे कुछ छिपा रहे हैं, और उसका शक बिल्कुल सही था। दोनों सीधे एक निजी कमरे में जाकर गुप्त बातचीत शुरू करते हैं। राजा पूछता है स्लेव क्या तुमसे हाल ही में कोई गलती हुई है। स्लेव जवाब देता है नहीं महाराज। राजा गहरी सांस लेते हुए कहता है तो फिर लगता है ड्यूक फिर से कोई नई चाल चल रहा है। वो बताता है कि पिछले 10 सालों से जो भी ड्यूक के खिलाफ खड़ा हुआ उसे उत्तर की तरफ भेज दिया गया। स्लेव खुद को दोष देने लगता है कि ये सब उसकी नाकामी की वजह से हुआ, लेकिन राजा तुरंत उसे रोक देता है। ऐसी बातें मत कहो, मेरे सभी वफादारों में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ। राजा की ये बात सुनकर स्लेव भावुक हो जाता है। फिर राजा अचानक विषय बदलते हुए पूछता है मैंने राजधानी में एक नई तरह की बर्फ बिकने की अफवाह सुनी है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। स्लेव तुरंत समझ जाता है कि राजा रॉयल कंपनी की आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। राजा उत्सुक होकर पूछता है ये आइसक्रीम आखिर होती क्या है। स्लेव मुस्कुराकर समझाता है ये साधारण बर्फ नहीं है महाराज, ये इतनी मीठी होती है कि लोगों ने इसे आइसक्रीम नाम दे दिया। फिर राजा पूछता है वो दुकान कितनी देर तक खुली रहती है। स्लेव जवाब देता है जहाँ तक मुझे पता है काफी देर रात तक। अब स्लेव मन ही मन सोचने लगता है कि राजा खुद आइसक्रीम चखना चाहते हैं। वो तुरंत कहता है अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको वहाँ ले चलूं, वैसे भी मैं बाहर जाने वाला था तो रास्ते में वही रुक सकते हैं। राजा मुस्कुराकर कहता है जैसा सोचा था, तुमने मेरे मन की बात समझ ली। स्लेव सम्मान से जवाब देता है महाराज की इच्छा समझना मेरा कर्तव्य है। राजा तुरंत पूछता है तो फिर हम कब निकल रहे हैं। कुछ समय बाद रॉयल कंपनी में सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता से प्रोटॉन के पास आते हैं और एक साथ कहते हैं कृपया हमें मैजिक सिखाइए। लेकिन प्रोटॉन बस उन्हें अजीब नजरों से देखता रहता है और आराम से अपनी आइसक्रीम खाता रहता है। तभी स्लाविया आगे बढ़कर माफी मांगती है। वो कहती है हमें पता है कि बिना
बताए ऐसे आना ठीक नहीं है, और हमें ये भी मालूम है कि हर कोई मैजिक नहीं सीख सकता, लेकिन हमें इसे सीखना ही होगा। छोटी लड़की भी हाँ में हाँ मिलाती है। अगर पिछली बार की तरह फिर से कंपनी पर हमला हुआ तो इस बार अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो वादा करती है, हम बहुत मेहनत करेंगे, बस कृपया हमें सिखा दीजिए। सभी बच्चे उससे उसकी ताकत मांगते हैं। प्रोटॉन उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम सबका इरादा बहुत मजबूत है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं कोई मेज नहीं हूँ। जो ताकत मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कुछ और है। लूफी तुरंत पूछता है, तो क्या वो किसी तरह की मार्शल आर्ट्स है? प्रोटॉन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सही समझे। फिर वो समझाता है, ये मैजिक नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स है, और जो तकनीक मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है डिवाइन आइस पाम। क्योंकि मुझे मैजिक आता ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मैजिक नहीं सिखा सकता। तभी लियो सीधे सवाल करता है, तो फिर हमें मार्शल आर्ट्स ही सिखा दीजिए। उसकी बात सुनकर प्रोटॉन पूरी तरह चौंक जाता है। वो बस उसे घूरते हुए सोचता है, ये लड़का आखिर कह क्या रहा है? सबीना उत्साहित होकर कहती है, ये तो बहुत शानदार आइडिया है। बाकी सारे बच्चे भी खुशी से उछल पड़ते हैं। अब सभी एक साथ उससे मार्शल आर्ट्स सिखाने की जिद करने लगते हैं। प्रोटॉन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन जब वो उन बच्चों की आंखों में देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ सच्चाई, हिम्मत और किसी अपने की रक्षा करने का अटूट इरादा दिखाई देता है। उन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो भी ठीक इसी तरह अपने गुरु से मार्शल आर्ट्स सिखाने की भीख मांगा करता था। वो जानता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके हायोंग से लड़ने जाना है। ऐसे समय में शिष्य बनाना सही फैसला नहीं लगता, लेकिन ये बच्चे भी उसी वजह से ताकत चाहते हैं, ताकि वो अपने सबसे कीमती लोगों की रक्षा कर सकें। उससे भी बढ़कर इन बच्चों ने उसकी हर तरह से मदद की थी, जबकि वे उसे ठीक से जानते तक नहीं थे। नियमों के मुताबिक उसे नॉर्दर्न सी मार्शल आर्ट्स इतनी आसानी से किसी को नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन ये दुनिया अलग थी और सबीना लगातार उससे विनती करती रहती है। आखिरकार वो कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर तुम सब कल इसी समय फिर आओगे तो मैं अपना फैसला बता दूंगा। ये सुनते ही सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। लूफी उत्साहित होकर पूछता है, सच में? आपका मतलब है? लियो भी झुककर उसका धन्यवाद करता है। हम आपकी इस दया को कभी नहीं भूलेंगे, मरने के बाद भी नहीं। वो तुरंत उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे रुको, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों ने तो पहले ही मान लिया था कि अब उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने को मिल ही जाएगी। वो अपनी बात समझा भी नहीं पाता और मन ही मन सोचता है, आखिर बात यहाँ तक पहुँची कैसे? फिर उसे अपना बचपन याद आता है। शायद वह भी उनकी उम्र में बिल्कुल ऐसा ही था। बेचारे उसके गुरु ने भी शायद उसी तरह उसे झेला होगा। बच्चे सच में बहुत शोर मचाते हैं। इतने में ठन धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजती है। वो तुरंत सिर उठाकर देखता है। इस वक्त हथियार कौन चला रहा है? क्या मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिल सकती? कुछ ही देर बाद बाहर जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। एक सैनिक सबके सामने ही मार दिया जाता है। स्लेव ये देखकर बुरी तरह हिल जाता है। राजा की तरह उसके मन में भी वही सवाल आता है, क्या हम मदद आने तक टिक पाएंगे? किसने सोचा था कि सिर्फ आइसक्रीम खाने बाहर निकलने पर उन पर घात लगाकर हमला हो जाएगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत पलटता है। उसके पीछे एक मेज खड़ा था। उसके हाथों में एक विशाल फायरबॉल तैयार हो चुका था। अगले ही पल वो सीधा स्लेव की तरफ उड़ता है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। स्लेव अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। धड़ाम, भयानक विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है। राजा घबराकर चिल्लाते हैं, स्लेव! वो बिना सोचे आग के बीच दौड़ पड़ते हैं। स्लेव दर्द सहते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन राजा तुरंत देख लेते हैं कि उसकी बाह से तेजी से खून बह रहा है। फिर भी स्लेव कहता है, ये आपातकाल है, मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा कीजिए। राजा शांत स्वर में जवाब देते हैं, उसकी चिंता मत करो। अब स्लेव को समझ आता है कि दुश्मनों के बीच एक मेज भी छिपा हुआ था। उनकी वर्दियां इतनी मिलती जुलती थी कि वो पहले पहचान ही नहीं पाया। वो जोर से आदेश देता है, सभी शांत रहो, फिर से अपनी फॉर्मेशन बनाओ। सैनिक तुरंत राजा के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हत्यारों का इरादा भी पीछे हटने का नहीं था। उनका सरदार चिल्लाता है, हमला करो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। बाकी सभी एक साथ जवाब देते हैं, जी। फिर वे आपस में इनाम बांटने को लेकर बहस करने लगते हैं। हर कोई दावा करता है कि इनाम उसी का होगा। ये सुनते ही स्लेव का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ही वार में एक हत्यारे को ढेर कर देता है। बाकी लोग तुरंत पीछे से हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन स्लेव पलटकर उनकी हर तलवार रोक देता है। एक नकाबपोश हत्यारे के साथ उसकी ताकत की सीधी भिड़ंत शुरू हो जाती है। स्लेव दहाड़कर पूछता
पूछता है, तुम लोगों को किसने भेजा है? लेकिन वो आदमी ठंडी आवाज में जवाब देता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। स्लेव समझ चुका था कि पहले वाले फायर स्पेल ने उनके कई सैनिक पहले ही खत्म कर दिए थे और अब साफ था कि ये लोग यहाँ मौजूद हर इंसान का सफाया करने आए हैं। अगर वे यहाँ हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। राज्य की खातिर उसे किसी भी कीमत पर अपने राजा की रक्षा करनी होगी। उसी समय स्लेव देखता है कि हवा फिर से चमकने लगी है। वो समझ जाता है मेज एक और शक्तिशाली जादू तैयार कर रहा है। वो तुरंत चिल्लाता है, सावधान, फिर से मैजिक आने वाला है। सब लोग राजा के चारों तरफ इकट्ठा हो जाओ। लेकिन मेज हंसते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और वो दूसरी बार भीषण आग का हमला छोड़ देता है। लेकिन तभी दो परिचित उंगलियां हवा में एक खास मुद्रा बनाती है। फ्रोजन की बर्फ की एक तेज किरण बिजली की रफ्तार से निकलती है। वो सीधे मेज को जा लगती है। उसका जादू उसी पल रुक जाता है और अगले ही पल पूरा मेज बर्फ में जम जाता है। सभी हमलावर एकदम सन्न रह जाते हैं। स्लेव और राजा भी हैरानी से उस तरफ देखने लगते हैं। एक हत्यारा चिल्लाता है, ये नया आदमी कौन है? तभी एक मुस्कुराता हुआ आदमी आराम से सामने आता है, मानो इस पूरे हंगामे का मजा ले रहा हो। वो हंसते हुए पूछता है, अरे अब जाकर मेरी तरफ ध्यान गया? फिर बताता है कि वो काफी देर से ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था। अब जब सबकी नजर उस पर पड़ी गई तो वो आराम से नीचे छलांग लगा देता है। उसकी एंट्री से सभी हत्यारे चौंक जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, काफी समय बाद चांद को देखने का मौका मिला है। इतना कहते कहते वो बिना किसी मेहनत के एक्स निशान वाले हत्यारे के पीछे खड़े आदमी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। फिर बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहता है, बाहर इतना शोर सुनाई दे रहा था, इसलिए सोचा जरा देख ही लूं। एक्स निशान वाला हत्यारा अंदर ही अंदर कांप उठता है। उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये आदमी उसके पीछे कब पहुंच गया। चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए वो नया आदमी कहता है, चलो मेरी आइसक्रीम पिघलने से पहले ये सब खत्म कर देता हूँ। हत्यारा सोचता है, मैंने इसकी हरकत एक पल के लिए भी नहीं देखी। जो इंसान इतनी आसानी से मेरी पीठ पीछे पहुंच जाए वो बेहद खतरनाक है। वो बाकी साथियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन अब उनके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, एक राक्षस खड़ा था। फिर भी वे खुद को दिलासा देते हैं, हम बस एक पल के लिए चौंक गए थे। हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, शायद अभी भी जीत सकते हैं। उनकी योजना साफ थी, राजा को मारो और हालात बदलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। उनकी ये हिम्मत देखकर उस रहस्यमयी आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। एक्स निशान वाला हत्यारा अपना खंजर निकालता है, इसे मैं संभालता हूँ। वो बाकी लोगों को आदेश देता है, बाकी सब जल्दी से टोमालोवा को खत्म करो। इतना कहकर वो सीधे एमसी पर झपट पड़ता है, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत रहता है। वो अपनी फ्रीजिंग स्ट्राइक तकनीक से उस खंजर को एक ही पल में रोक देता है। फिर एमसी अपनी तलवार निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, यहाँ तो हर तरह की तलवारें देखने को मिल रही है। लेकिन उसकी अपनी तलवार बिल्कुल अलग थी, बर्फ से बनी एक विशाल तलवार जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। वो मजाकिया अंदाज में कहता है, तुम लोगों ने मेरा स्वागत इतने हथियारों से किया है, तो बदले में मुझे भी नॉर्दर्न सी आइस पैलेस टेक्निक दिखानी पड़ेगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जबकि कुल्हाड़ी वाला हत्यारा हर पल और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। फिर भी वो मूर्खता में आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। एमसी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसे ये सब रोमांचक लग रहा था। वो अपनी तलवार उठाकर कहता है, आओ मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। हत्यारा पूरी रफ्तार से हमला करता है, लेकिन एमसी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो सिर्फ एक हाथ से तलवार पकड़े खड़ा रहता है, एक भी कदम पीछे हटे बिना। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। दूसरी तरफ हत्यारा पागलों की तरह हर दिशा से वार करने लगता है, लेकिन एमसी बेहद आराम से हल्का सा शरीर घुमाकर हर हमला बचा लेता है। उसके कपड़ों तक को कोई छू नहीं पाता। हत्यारा अपनी तलवार पकड़ने का तरीका बदलता है और एक्स आकार का स्लैश तैयार करता है। वो फिर जानलेवा वार करता है, लेकिन इस बार भी निशाना चूक जाता है। वो एक बार फिर अपनी पकड़ बदलता है और पूरी ताकत से एमसी पर टूट पड़ता है, लेकिन अब एमसी का धैर्य खत्म हो चुका था। धड़ाम, वो एक जोरदार वार सीधे उसकी पसलियों पर मारता है। एक्स निशान वाला हत्यारा दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। एमसी फिर से तलवार उठाता है। पहला वार किसी तरह रोक लिया जाता है, लेकिन दूसरा वार उसे हवा में उछाल देता है। एमसी बिना रुके लगातार हमला करता रहता है। फिर वो एक झटके में उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, अपनी हथेली से उसका सिर पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे जमीन में दे मारता है। धम, जमीन टूट जाती है और उसी के साथ उस हत्यारे की भी मौत हो जाती है। एमसी हंसते हुए खुश
खुश नजर आता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। दूसरा हत्यारा कहा गया। उधर राजा घबराकर स्लेव से पूछते हैं, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? स्लेव तुरंत कहता है, महाराज कृपया पीछे हटिए। सच तो ये था, वो खुद भी सेओल की ताकत देखकर डर गया था। तभी दोनों की नजर एमसी पर पड़ती है। राजा धीमे से कहते हैं, यही हमारे राज्य की उम्मीद है। स्लेव हैरान होकर पूछता है, आपका क्या मतलब है? दूसरी तरफ डेथ मास के बाकी सदस्य अपने कप्तान मोरीहो की लाश देखकर सन्न रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या ये आदमी किसी महान स्वॉर्ड मास्टर जैसा है? लेकिन एमसी उनकी तरफ देखकर बिल्कुल अलग बात कहता है, अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं किया होता तो मेरी आइसक्रीम बारिश में पिघलती ही नहीं। असल में उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी पिघली हुई आइसक्रीम पर था, जबकि मजेदार बात ये थी कि उसकी आइसक्रीम तो अभी भी उसके घर पर ही रखी हुई थी। हत्यारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये पागल आखिर बोल क्या रहा है? एमसी मुस्कुराकर कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पिघली हुई आइसक्रीम का बदला कितना खतरनाक हो सकता है। फिर वो उंगलियां उठाकर कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद जो भी यहाँ खड़ा मिला उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी। नकाबपोश हत्यारे उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। बकवास है, हिचकिचाना मत, हम सब मिलकर इसे मार देंगे। अपनी मूर्खता में वे सचमुच सोच लेते हैं कि जीत उन्हीं की होगी। एमसी गिनती शुरू करता है। 1, हत्यारे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। 2, अब वे उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर 3, उसी पल एमसी अपनी प्रोटेक्टिव की का इस्तेमाल करता है। उसके चारों ओर एक गोलाकार बैरियर बन जाता है। सभी हत्यारों के हमले एक साथ उस बैरियर से टकराते हैं। धड़ाम, लेकिन कोई भी हमला उसे तोड़ नहीं पाता। वे उसके पास तक नहीं पहुंच सके। तभी उन्हें एहसास होता है, ये बैरियर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमसी के चारों तरफ फैली बर्फीली हवा पूरे इलाके में फैलने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरे जंगल पर बर्फ जमने लगती है। एमसी ठंडी आवाज में कहता है, मेरी तलवार को निर्दयी मत कहना। ये सिर्फ बर्फ की तरह ठंडी है कि उसकी तलवार में तेजी से भरने लगता है और उसके भीतर का गुस्सा भी बढ़ता जाता है। अगले ही पल वो एक ही वार करता है। बर्फ के अनगिनत नुकीले कांटे चारों तरफ फूट पड़ते हैं। एक एक करके सारे हत्यारे उन बर्फीले भालों से आर पार हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में उसके आसपास मौजूद हर दुश्मन मौत के घाट उतर चुका था। ये दृश्य देखकर स्लेव की आंखें फैल जाती है। वो बुदबुदाता है, ये आखिर कैसे संभव है? राजा भी उतने ही स्तब्ध थे। एमसी बस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो मेरी आइसक्रीम का बदला पूरा हो गया। स्लेव फिर राजा से कहता है, महाराज देखिए। एमसी तो आराम से वहाँ से चलता भी बना। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना सब करने के बाद वो ऐसे ही चला गया। लेकिन राजा तुरंत उसका ध्यान वापस असली मुद्दे पर लाते हैं। समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। वो व्यक्ति शायद अब तक अपनी चाल चल चुका होगा। स्लेव तुरंत समझ जाता है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर झुकता है और कहता है, महाराज की इच्छा ही मेरा आदेश है। कुछ समय बाद रॉयल को पता चलता है कि वे चारों बच्चे मैजिक की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका सहायक इस खबर की पुष्टि करता है। रॉयल सोच में पड़ जाता है। मैजिक ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अपने आप सीख ले, तो उन्हें सिखाने वाला जरूर वही मैजिक स्वॉर्ड्समैन होगा। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही सच है। आखिर उसके अपने परिवार में भी कई लोग मैजिक सीखना चाहते थे। फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो सेओल सिर्फ उन्हीं 4 बच्चों को क्यों सिखा रहा है? तभी वो बच्चों के चेहरों पर खुशी देखता है। उसे लगता है कि अब सारी बातें समझ में आ गई है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि शायद रॉयल काम के बोझ से कुछ ज्यादा ही थक गया है। आखिर दुनिया में मैजिक सीखने की चाह रखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और उन चारों बच्चों को वही अनमोल मौका मिल चुका था। रॉयल पूछता है कि वो कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसे कहता है कि रास्ता दिखाएं। वो सोचता है कि शायद वो दिन जल्दी आ जाएगा जब वो टॉप पे पहुंचेंगे। जितना उसने सोचा था उससे भी जल्दी। कुछ टाइम बाद वो सेल करने जाते हैं। एमसी पूछता है कि ये किस टाइप का नॉनसेंस है और रॉयल हैरान होता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जबकि उसे सब पहले से पता है। एमसी पूछता है उसका मतलब क्या है, तो रॉयल कहता है उसने सुना है कि एमसी बच्चों को मैजिक सिखा रहा है। तभी प्रोटैगोनिस्ट को सुबह वाली गॉसिप याद आती है और उसे रियलाइज होता है कि यही टॉपिक था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। रॉयल दिल से एमसी को थैंक्स कहता है और पूछता है कि वो ये फेवर कैसे रिटर्न कर सकता है। एमसी थोड़ा शॉक्ड रह जाता है ये सुनकर। तभी हेनरी आता है और कहता है कि एमसी के लिए एक विजिटर आया है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है। वो आदमी अंदर आता है और प्रोटैगोनिस्ट को फील होता है जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा है। वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि उसे रिजेक्ट ना किया जाए और एमसी से कहता है कि एक सर्वेंट पे मर्सी दिखाए। वो एक्सप्लेन करता है कि किंग ने कहा है अगर मैजिक स्वॉर्ड्समैन को आज नहीं लाया गया तो वो खुद आएगा।
करेगा। एमसी पूछता है उसे उस पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए जबकि एक बच्चा उसकी टांग से चिपका हुआ है। रॉयल इस सर्वेंट और किंग के बारे में पूछता है, ये सस्पेक्ट करते हुए कि ये कौन हो सकता है। सर्वेंट कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटागोनिस्ट उस पे तरस खाए या ना खाए, वो बस इतना रिक्वेस्ट करता है कि प्रोटागोनिस्ट हिज मैजेस्टी के इनविटेशन को रिजेक्ट ना करे। फिर एमसी उससे कुछ पूछता है, वो हर सिंगल दिन बिना फेल हुए यहाँ क्यों आता है, सिर्फ यहाँ से आगे जाने के लिए, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो उसे रुकने और जाने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा रोते हुए वही रुका रहता है। एमसी सोचता है कि भले ही ये हायों के बारे में कोई क्लू हो या ना हो, अगर ऐसा चलता रहा तो वो बस टाइम खोता रहेगा। तो वो अपना नेकलेस निकालता है और उसे देखता है। फिर वो उस स्टोन को दोबारा घूरता है और उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उसने मिम से आए एक आदमी पे चिल्लाया था और उससे कहा था 3 साल बाद उन्होंने पूरी तरह से गैंगबुक पे कंट्रोल ले लिया होगा और सेंट्रल प्लेन्स जल्दी ही आ जाएंगे। तो उस चालाक बास्टर्ड के साथ वो लोग किस टाइप की डील प्लान कर रहे थे? वो आदमी जवाब देता है कि ताकत दिखाने का भी एक टाइम होता है और ना दिखाने का भी। उसे लगता है कि अभी वही मोमेंट है जब ये प्रूव करना है कि नॉर्थ सी आइस पैलेस सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है। प्रोटागोनिस्ट इस बारे में सोचता है। वो आदमी आगे कहता है कि अगर बातें फेल हो जाएं, तो वो लोग फिर से अपनी ताकत दिखा सकते हैं, तो प्रोटागोनिस्ट को लीड लेनी चाहिए। एमसी एग्री करता है और कहता है वो ये उस पे छोड़ देगा। फिर भी वो ऐड करता है कि अगर वो लोग कोऑपरेट करने से मना करें तो वो अटैक करेंगे। वो आदमी एक अजीब सी स्माइल देता है और पूछता है क्या ये रियली जरूरी है। फिर उसे याद आता है कि उन नेगोशिएशंस के रास्ते में वो हुआंग यान से मिला था। वो अचानक उससे टकराया और वो लव एट फर्स्ट साइट था। तुरंत उसे लगा कि वही वो वुमन है जो उसके लिए मींट थी। वो इंस्टेंटली उस पे फिदा हो गया। जल्दी ही वो दोनों एक लविंग कपल बन गए और वो अभी भी उस दिन को अपनी लाइफ का बेस्ट डे कहता है। ये याद करके एमसी मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि उसे हर छोटी बात पे अपसेट होने के बजाय सिर्फ हुआंग यांग के बारे में सोचना चाहिए। फिर भी उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, तो वो उन बच्चों के पास जाता है जो अब उसकी आईसी की को रिलीज कर सकते हैं। प्रोटागोनिस्ट ये देखकर खुश होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है, तो वो खुद से कहता है कि उसे केयरफुली मूव करना चाहिए। बाद में उस दोपहर किंग सुनता है कि एमसी ने फिर से मना कर दिया। सर्वेंट हीज हाइनेस से डीप अपोलॉजी मांगता है और किंग कहता है कि वो जितना एमसी के बारे में सोचता है उतना ही उसे कम पसंद आता है। वो उस आदमी को थैंक करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई, लेकिन एमसी ये बहुत डिफिकल्ट बना रहा है। सर्वेंट कहता है वो कल फिर जाएगा और शायद इस बार प्रोटागोनिस्ट जरूर आएगा, लेकिन किंग कहता है बहुत हो गया और पूछता है कि वो पहले ही कितनी बार ट्राई कर चुका है। वो बच्चे को फिर से भेजने से मना कर देता है। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। ये प्रिंसेस इसोल्डे है। किंग बच्चे से कहता है कि वो जैसा बोला गया है वैसा करे और चला जाए, जबकि वो उसे रिसीव करने के लिए तैयार होता है। जब वो अंदर आती है तो वो बच्चे को रोते हुए जाते देखती है। किंग इसोल्डे को करीब बुलाता है। वो अपने फादर से कहती है कि सर्वेंट बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्या कुछ हुआ है? तो किंग उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है जो उसे शॉक कर देती है। वो उससे दोबारा रिपीट करने को भी कहती है। फिर जल्दी से पूछती है कि क्या वो ठीक है और क्या असैसिनेशन अटेम्प्ट में उसे कोई इंजरी हुई, लेकिन वो उसे कहता है कि जो मैटर करता है वो ये है कि वो अभी ठीक है, तो उसे वरी नहीं करना चाहिए। वो पूछती है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन ने इनविटेशन क्यों रिजेक्ट किया और किंग कहता है उसे कोई आइडिया नहीं है। वो चाहता है कि एमसी उसके साथ रहे क्योंकि वो स्किल्ड है, लेकिन एमसी उसके समन का जवाब नहीं दे रहा। इससे उसे लगता है कि वो जरूर कोई इनक्रेडिबल पर्सन होगा अगर उसके फादर उसके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं। किंग कहता है वो सिर्फ इनक्रेडिबल नहीं है और पूछता है क्या उसे पता है कि आइस और आइसक्रीम रॉयल में एक हुज हिट बन गए हैं। वो कहती है हाँ पता है, क्योंकि उसने एक बार खरीदी थी। फिर वो रिवील करता है कि जिस मेज ने उसे बचाया वही वो है जिसने वो आइसक्रीम बनाई थी और वो स्टन रह जाती है। किंग इसे कंफर्म करता है और कहता है ये सुनकर वो उसे रिक्रूट करने के लिए और भी ग्रीडी हो गया है। वो जवाब देती है कि कोई भी ऐसा ही फील करेगा, क्योंकि जब उसने वो खाई थी तो उसकी आंखें वाइड खुल गई थी। वो कहती है उसे अभी भी याद है कि जब उसने पहली बार वो आइसक्रीम टेस्ट की थी तो उसे कैसा फील हुआ था, और अब जिसने वो बनाई वही वो पर्सन है जिसे उसके फादर ढूंढ रहे हैं। वो और भी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है वो कौन है। बाद में अपने रूम में वो नीचे कुछ बच्चों को देखती है। वो आइसक्रीम खा रहे हैं और वो सोचती है कि क्या उसे इस चांस का यूज करके उससे पर्सनली मिलना चाहिए। साथ ही सॉल बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उसे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। वो कहता है कि अभी सिर्फ आधा महीना हुआ है और वो पहले से ही की रिलीज कर सकते हैं। इस जगह की सेंट्रल प्लेन
लेंस से कहीं ज्यादा डेंस है तो ये मेक सेंस करता है। फिर वो सबको रुकने के लिए कहता है। अभी लगता है वो की को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शायद इसे माना कहना ज्यादा सही होगा। चूंकि वो इसे प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हैं तो वो अगले स्टेज पे मूव करेंगे और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर किंग का सर्वेंट फिर से प्रोटागोनिस्ट से बात करने आता है और एमसी पूछता है क्या वो किसी फ्लैशबैक में फंसा हुआ है। वो बच्चे की तरफ मुड़ता है और देखता है कि एक हुडेड प्रिंसेस उसके बगल में खड़ी है। चूंकि वो लोग उस सुबह नहीं आए थे तो एमसी को लगा वो वापस नहीं आएंगे, तो वो फिर से क्यों आया है। फिर वो अचानक चौंक जाता है क्योंकि उसकी चेस्ट पे रखा नेकलेस चमकने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि ये गर्ल शायद वही है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है उसे मिलकर खुशी हुई और वो डी किंगडम की प्रिंसेस एजेल है। एमसी को यकीन नहीं होता, आखिरकार उसे वो मिल गई। उस गर्ल में उसे अपनी पुरानी बिलव दिखती है और उसे रियलाइज होता है कि यही वो है जिसे वो ढूंढ रहा था। तो वो दोनों को अंदर लेकर आता है और गर्ल कहती है उसने सुना है कि एमसी ने उसके फादर की जान बचाई है। एमसी जवाब देता है कि ये अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था। वो उसके इस रिस्पॉन्स पे सवाल उठाती है, सोचती है कि वो उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा है और वो थोड़ा एनोयड होने लगती है। कहती है उसने सुना है कि उसके फादर ने उसे थैंक करने के लिए पैलेस इनवाइट किया था। फिर वो पूछती है वो क्यों मना करता रहा और एमसी इस बारे में सोचता है। वो आगे कहती है ये सिर्फ एक या दो बार नहीं था, उसने सुना है वो हर इनविटेशन को कोल्डली रिजेक्ट करता रहा। जैसे जैसे वो एंग्री होती है एमसी को उसमें अपनी पुरानी हुआ यान और प्रिंसेस एजेल दिखने लगती है। यहाँ तक कि वो इरिटेटेड लुक भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है। वो सोचता है कि आखिरकार वो हुआ यान के सामने खड़ा है और वो पूछती है वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा जब वो जोन आउट हो गया था। इससे वो वापस होश में आता है। वो कहता है कोई बात नहीं और पूछता है उसे कब आना चाहिए। अचानक एग्री करते हुए वो कंप्लेन करती रहती है जब तक उसे रियलाइज नहीं होता कि उसने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है और ये उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। एमसी कहता है वो इतनी दूर से उसे इनवाइट करने आई है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। वो एडमिट करती है कि हाँ वो एक्चुअली उसे पर्सनली इनवाइट करने आई थी और वो पूछता है कब वो पैलेस विजिट कर सकता है। वो कहती है कल करीब 11 बजे और वो एक अच्छा टाइम होगा। उसके माइंड में हालांकि ये वैसे नहीं होना था, वो एक रियल आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी थी। एमसी कहता है वो कल उससे मिलेगा और वो एग्री करती है। फिर बाय कहकर निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है प्रोटागोनिस्ट सोचता है कि अगर वो कल पैलेस जाता है तो वो उसे देखेगा, लेकिन उसे ये भी याद आता है कि वो एक प्रिंसेस है, किंग की डॉटर और कंट्री में सबसे हाई स्टेटस वाली पर्सन है। वो कभी उसके करीब कैसे आ सकता है या उससे मैरी भी कैसे कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसके पिछले फादर के साथ क्या हुआ था। उस आदमी ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसी वजह से वो आखिर में मर गई थी। तो एमसी खुद से कहता है कि उसे इस बार सब कुछ बहुत केयरफुली प्लान करना होगा ताकि फिर से कुछ गलत ना हो। वो इस बारे में सोचना शुरू करता है। इसे पूरा करने के लिए उसे रॉयल की हेल्प चाहिए होगी। रॉयल शॉक्ड हो जाता है जब वो उसे मैरिज के बारे में बात करते हुए सुनता है। एमसी कहता है वो सीरियस है, वो प्रिंसेस से मैरी करने का प्लान बना रहा है। रॉयल कांपने लगता है और पूछता है क्या एमसी ने अपना दिमाग खो दिया है। वो अपने वर्ड्स पे लड़खड़ाता है, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश में वर्कड अप हो जाता है। एमसी कूल रहता है और पूछता है रॉयल को क्यों लगता है ये इतना बैड आइडिया है। रॉयल एक्सप्लेन करता है कि प्रिंसेस लेट क्वीन सुओन की इकलौती डॉटर है, इससे वो इकलौती ट्रू हेयर बनती है और थ्रोन के लिए फर्स्ट इन लाइन। तो मुडॉक के व्यू से ये पागलपन जैसा लगता है। एक आदमी जिसके पास कोई टाइटल नहीं, कोई रैंक नहीं, अननोन रूट्स है और वो नाइट भी नहीं है, प्रिंसेस का हाथ मांगना चाहता है। रॉयल कहता है इसे कंसीडर करना भी पूरी तरह इम्पॉसिबल है। उसे किसी और कंट्री का प्रिंस होना पड़ेगा या कम से कम एक हाई रैंकिंग नोबल। और रॉयल ऐड करता है अगर वो हैंडसम भी होता तो हेल्प मिलती। लेकिन एमसी इस बारे में सोचने लगता है अगर वो उस लेवल तक पहुंच सकता है या इनफ फेम कमा सकता है तो ये उसे उससे मैरी करने के बहुत करीब ले आएगा। रॉयल एग्री करता है कि अगर वो कुछ बड़ा अचीव कर लेता है तो शायद एक चांस है। एमसी फायर्ड अप हो जाता है और कहता है वो ट्राई करेगा, लेकिन रॉयल उसे पहले रुकने के लिए कहता है। क्या उसे भी पता है कि पैलेस में उसे कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे? एमसी पूछता है वो किन रूल्स की बात कर रहा है। रॉयल को तुरंत पता चल जाता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, तो वो कुछ बुक्स उठाता है। फिर वो प्रॉपर एटिकेट पे पूरा एक स्टैक हैंड ओवर करता है। एमसी स्टन रह जाता है। रॉयल हालांकि सोचता है कि अगर वो उसे अनप्रिपेयर्ड जाने देता है और वो ट्रबल क्रिएट करता है तो उसका खुद का बिजनेस भी सफर कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो एमसी को सब कुछ सिखाएगा। एमसी सोचता है रॉयल अचानक इतना एक्साइटेड क्यों लग रहा है। फिर भी उसे पता है उसके
पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहता तो उसे स्टडी करनी होगी। तो वो एग्री करता है और रॉयल से कहता है उसका अच्छे से ख्याल रखे। उस रात वो पढ़ते पढ़ते पहले से ही एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन रॉयल उसकी पोस्चर करेक्ट करता रहता है और उसे कंटिन्यू करवाता रहता है। तब तक एमसी की आंखों के नीचे बड़े डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और वो पूरी रात रॉयल का लेक्चर सुनते हुए बिता देता है। अगले दिन तक वो प्रॉपरली ड्रेस होता है। शार्प दिखते हुए वो उस गर्ल से मिलने जाने के लिए तैयार होता है जिससे वो प्यार करता है और कहता है अब जाने का टाइम है। जब मुडॉक कैसल पहुंचता है तो उसे किंग के सामने अनाउंस किया जाता है और फुल फॉर्मल ड्रेस में अंदर लाया जाता है। उसका पूरा मैनर बदल जाता है जब वो झुककर हिज मैजेस्टी को ग्रीट करता है। किंग क्लियरली प्लीज्ड होता है और उसे जल्दी अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी एमसी को कुछ अजीब नोटिस होता है। क्या आज उनकी प्राइवेट मीटिंग नहीं होनी थी? उसने सोचा था ये प्राइवेट होगी, तो इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं? तो एजरिल तुरंत अपोलोजाइज करती है, कहती है उसने कभी नहीं सोचा था कि मीटिंग ऐसे दिन शेड्यूल हो जाएगी। उसे इतना नर्वस देखकर वो सोचता है वो सच बोल रही है। वो सच में सॉरी लगती है, लेकिन तभी जस्टिन अचानक रूम के बीच में गुस्से से चिल्लाने लगता है, डिमांड करते हुए कि वो बास्टर्ड वहाँ क्यों है। प्रोटागोनिस्ट को याद आता है कि उसने उन 3 बॉयज को पीटा था और उसे रियलाइज होता है कि जस्टिन उन्हीं में से एक है। वो हल्की सी लाफ छोड़ता है, फिर वो सीधा उस बॉय को घूरता है और जस्टिन डर से लगभग खो जाता है। वो मुडॉक को कोसना शुरू करता है, लेकिन उसका फादर तुरंत उसे रुकने का ऑर्डर देता है। जस्टिन वापस बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जियो पूछता है क्या वो हिज मैजेस्टी के सामने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर बॉय आखिरकार चुप हो जाता है। वो पीछे हट जाता है और कहता है वो समझता है, जबकि प्रोटागोनिस्ट सोचता है जस्टिन को अभी भी वो सब डेफिनेटली याद है जो हुआ था। किंग बता लेता है कि बॉय बहुत कुछ फेस कर चुका है और स्लेव उससे एग्री करता है। फिर किंग पूछता है कि अचानक क्या हुआ कि उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली, ऐड करते हुए कि उसे कोई आइडिया नहीं कि वो इतने टाइम कितना डिसअपॉइंटेड था। मुडॉक कहता है उसके पास एक रीजन था। किंग पूछता है वो क्या था। मुडॉक एक्सप्लेन करता है कि जैसा हिज मैजेस्टी को पता हो, रॉयल का मर्चेंट ग्रुप अभी बहुत बिजी है क्योंकि लेबर की सीरियस शॉर्टेज है, और सबसे ज्यादा बिजी वो खुद है क्योंकि उसे आइस बनानी पड़ती है। वो आने से पहले इनफ आइस प्रिपेयर करना चाहता था, लेकिन हर दिन ऑर्डर्स आते रहते थे और जो भी वो बनाता वो तुरंत सेल आउट हो जाता। वो विजिट को टालता रहा और इसीलिए इतना टाइम लग गया। स्माइल करते हुए किंग कहता है उसे पता था कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। आइस और आइसक्रीम इतनी फास्ट सेल हो रही है तो ये मेक सेंस करता है कि मुडॉक बिजी था। मुडॉक उसे समझने के लिए थैंक करता है, फिर अपने माइंड में किंग को दान शुनहाक से कंपेयर करता है और सोचता है ये आदमी कंपैरिजन में लगभग हेवनली है। पहले से ही उसे अपने माइंड में फादर इन लॉ बुला रहा है। किंग कहता है कोई बात नहीं और उसका नाम पूछता है। मुडॉक जवाब देता है उसके पास एक्चुअली कोई नाम नहीं है, लेकिन हिज मैजेस्टी उसे मैजिक स्वॉर्ड्समैन बुला सकते हैं। किंग पूछता है क्या वो सीरियस है। कहता है वो उसे हर बार ऐसे नहीं बुला सकता। वो इस बारे में सोचने लगता है, कहता है ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मुडॉक सोचता है सबसे इजी आंसर यही है कि उसे बस एक नाम दे दिया जाए, और फिर एजरिल सजेस्ट करती है कि किंग खुद उसे पर्सनली नाम दे। ये उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो कहती है उसके पास एक और भी बेहतर आइडिया है। वो किंग से रिक्वेस्ट करती है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन को एक टाइटल ग्रांट किया जाए। सर्जियो इससे सरप्राइज होता है और किंग पूछता है उसका क्या मतलब है। वो कहती है उसी ने उसके फादर की जान बचाई थी, तो ऐसा रिवॉर्ड फिटिंग होगा। सर्जियो तुरंत एग्री करता है, कहता है वो बिल्कुल सही है और प्रिंसेस और हिज मैजेस्टी दोनों की तारीफ करता है। आखिरकार इस यंग मैन ने और किसी को नहीं बल्कि उनकी कंट्री के किंग को बचाया है। वो ऐसे डीड को ऑनर न करके कैसे रह सकते हैं। वो प्रिंसेस के आइडिया को एक्सीलेंट बताता है और वो उसे थैंक करती है। किंग भी एग्री करता है। वो कहता है वो उस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकता जिसने उसकी जान बचाई। तो वो खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसे एक टाइटल ग्रांट करेगा। अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए वो कहता है जिस रात सील मुडाच ने उसे बचाया उसके माइंड में एक वर्ड आया। उसे याद आता है कि वो असैसिन से घिरा हुआ था, उनके वेपन्स क्लोज हो रहे थे और वो फ्रीजिंग फोर्स जो उसके चारों तरफ फूटी थी। फिर वो प्रोटागोनिस्ट को फॉरवर्ड बुलाता है। उस मोमेंट पे वो उस टाइटल के बारे में सोचता है जो वो पाने वाला है। शायद उसे नीलिंग पसंद नहीं, लेकिन अगर इससे उसे उससे मैरी करने में हेल्प मिलती है तो ये कुछ भी नहीं। अचानक कल रात रॉयल के साथ की गई वो सारी स्टडी वर्थ इट फील होती है। ड्रा किंगडम का डमलोवा फिर डिक्लेयर करता है कि जिस ब्रेव मैन ने बिना हेजिटेशन उसकी जान और उसके रिटेनर की जान बचाई उसे बैरोनेट का टाइटल और साथ में नाम ब्लिज़र्ड ग्रांट किया जाता है। प्रोटागोनिस्ट को याद आता है
कि इस वर्ल्ड की लैंग्वेज में ब्लिजर्ड का मतलब स्नोस्टॉर्म होता है। किंग कहता है इससे उसे ये राइट मिलता है कि जब तक ड्राक किंगडम एग्जिस्ट करता है वो ये नाम आगे की जनरेशंस तक पास कर सके। फिर वो उसे उठने की परमिशन देता है और उसे बैरोनेट ब्लिजर्ड के नाम से एड्रेस करता है। प्रोटागोनिस्ट किंग की तरफ फेस करता है और कहता है अगर वो नहीं होता तो वो अभी यहाँ नहीं होता, और एक बार फिर अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। प्रोटागोनिस्ट सोचता है कि अगर ऐसा दिन फिर कभी आया तो वो फिर से खुशी खुशी वही चॉइस बनाएगा। फिर सर्जियो हिज मैजेस्टी से कहता है कि चूंकि ब्लिजर्ड ने उसकी जान बचाई है तो ये प्रॉपर होगा कि उसे उसके टाइटल के हिसाब से लैंड भी ग्रांट की जाए। किंग पॉइंट आउट करता है कि एक बैरोनेट को लैंड देना अनप्रेसिडेंटेड होगा और जरूर ऑब्जेक्शंस आएंगे, लेकिन सर्जियो पूछता है कौन किंग के कमांड को ऑपोज करने की हिम्मत करेगा। अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो कहता है वो पर्सनली उसे रॉयल डिक्री के वेट के बारे में याद दिला देगा। किंग सोचने लगता है सर्जियो असल में क्या चाहता है और पूछता है क्या बाकी सब भी यही ओपिनियन शेयर करते हैं। टेबल पे मौजूद सब लोग किंग के इस सवाल पे और सर्जियो के डेडली ग्लेयर पे भी स्टिफ हो जाते हैं। वो लुक अकेला ही उन सबको जल्दी से किंग से एग्री करवाने के लिए काफी होता है। टोमालोवा कहता है कि अगर यही सबकी राय है तो फिर ठीक है, फिर भी बैरोनेट ब्लिजर्ड के लिए सूटेबल लैंड होनी चाहिए। सेड्रिको कहता है कि वो फ्रोजन नॉर्दर्न लैंड है जिसका जिक्र उसने कुछ दिन पहले मीटिंग में किया था। ये सुनकर किंग उसका प्लान समझ जाता है। सेड्रिको कहता है टाइमिंग परफेक्ट है, उन्हें वैसे भी वहाँ किसी को भेजना ही था और सब कुछ बस ऐसे ही लाइन अप हो गया। और जब आप इस बारे में सोचते हैं तो नाम ब्लिजर्ड नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए परफेक्टली फिट बैठता है। वहाँ तो एक स्नोस्टॉर्म भी है तो ये एक गुड साइन जैसा लगता है। अब किंग रियलाइज करता है कि ये सेड्रिको का प्लान शुरू से ही था। उसका रियल गोल है प्रोटागोनिस्ट को उसके बेटे को हर्ट करने और उसके प्राइड को चोट पहुंचाने की सजा देना। इसीलिए वो तभी से अजीब बिहेव कर रहा था जब से उसने पहली बार टाइटल देने का सजेशन दिया था। फिर प्रिंसेस नॉर्दर्न लैंड के बारे में पूछती है, सोचती है क्या उनका मतलब जीलो कॉन्टिनेंट से है, क्या वो लोग सच में उसे वहाँ भेजकर उसे वहाँ का लॉर्ड बनाने वाले हैं। प्रोटागोनिस्ट बस चुपचाप देखता रहता है। वो बता सकता है कि सेड्रिक चाहता है वो चला जाए क्योंकि उसके बेटे के साथ जो हुआ उसकी वजह से। फिर भी अगर वो लोग उसे लैंड ऑफर कर रहे हैं तो उसे रिफ्यूज करने की कोई वजह नहीं दिखती और उसके फेस पे एक स्लाई स्माइल फैल जाती है। वो डिसाइड करता है इस चांस का यूज करके मेरिट कमाएगा और अपना नाम और भी ऊंचा करेगा। इससे खुद और उस गर्ल के बीच का स्टेटस गैप कम हो जाएगा जिससे वो प्यार करता है। जब सील मुडाज घर पहुंचता है और रॉयल को सब कुछ बताता है तो रॉयल को यकीन नहीं होता कि उन्होंने एमसी को नॉर्दर्न लैंड्स दे दी है। वो कहता है वो जगह ब्रूटल स्नोस्टॉर्म्स, एवलांच और इतनी हार्श कोल्ड से हिट होती है कि वो डेडली फील होती है। इसके ऊपर वहाँ का माना भी अनस्टेबल है। फिर वो पूछता है क्या प्रोटागोनिस्ट सच में वहाँ जा रहा है और वो कहता है हाँ। वो रॉयल से कहता है वरी ना करे, उसे कोल्ड फील नहीं होती और वो अनस्टेबल माना एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है। रॉयल उसे घूरता है और पूछता है क्या वो किसी टाइप का यति है। प्रोटागोनिस्ट पूछता है वो क्या है और रॉयल एक्सप्लेन करता है कि ये एक लीजेंडरी ट्राइब है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ नॉर्दर्न लैंड्स में रहती है। एंशिएंट टाइम से स्टोरीज पास होती आ रही है। वो ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं लेकिन वो लगभग 3 मीटर टॉल होते हैं। लोग कहते हैं उनकी हुज बॉडीज के अंदर का माना उन्हें मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ देता है। उन्हें कोल्ड बिल्कुल फील नहीं होती और वो बहुत वायलेंट होने के लिए जाने जाते हैं। एमसी सोचता है ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन रॉयल कहता है ये थी शायद सिर्फ एक मिथ है क्योंकि लगभग किसी ने भी उन्हें रियली नहीं देखा। ज्यादा मैटर करने वाली चीज है नॉर्थ खुद। लोग कहते हैं वहाँ के लोग 100 आदमियों से फाइट कर सकते हैं। वो रफ होते हैं, रूल्ड होने से नफरत करते हैं और लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ये प्रोटागोनिस्ट को और भी इंटरेस्टेड बना देता है और रॉयल स्टन रह जाता है ये देखकर कि वो चीजों को कैसे देखता है। एमसी कहता है अगर वो नॉर्थ के लोगों को अपनी तरफ जीत लेता है तो उसका नाम और भी बढ़ेगा। रॉयल हालांकि सोचता है ये कहना जितना इजी है करना उतना ही मुश्किल है। जैसे ही वो निकलता है उसे वो सब पास में दिखते हैं। सब चारों उसके जाने पे रो रहे होते हैं तो वो पूछता है वो वहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं ना जाने के लिए। एमसी उन्हें कहता है नॉर्थ बहुत डेंजरस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है। और फिर सबीना बोलती है, वो कहती है उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और अगर वो चला गया तो उन्हें मैजिक कौन सिखाएगा। रॉयल तुरंत उससे एग्री करता है। वो सब उससे रुकने के लिए कहते हैं और उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। प्रोटागोनिस्ट नोटिस करने लगता है कि वो छोटे ट्रबल मेकर्स सच में उस पे प्रेशर डाल रहे हैं। फिर प्रिंसेस उसके पीछे आती है और वो सरप्राइज होता है कि एजरील वहाँ है। वो ठीक नहीं लग रही तो वो पूछता है कुछ गलत तो नहीं। एजरील कहती
कहती है बच्चों के जाने के बाद बात करना बेहतर होगा, तो वो सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें लगता है कुछ अजीब चल रहा है और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर सबीना पूछती है क्या इसका मतलब है वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाला है। वो उससे कहती है जल्दी आंसर दे। वो सब सैमलो को उसी लुक से घूरते हैं जो वो हमेशा तब यूज करते हैं जब उन्हें उससे कुछ चाहिए होता है। फिर वो ऐसे भाग जाते हैं जैसे उसने पहले ही एग्री कर लिया हो और एमसी उन्हें पीछे से बुलाता है कि एडल्ट्स को बात करने दे। एजरील कहती है उसके कुछ बहुत लाइवली डिसाइपल्स हैं। वो जवाब देता है ये उनसे ओवरफ्लो होती एनर्जी नहीं है, ये प्योर रिबेलियन है। इससे वो हंस पड़ती है और वो पूछता है क्या अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वो कहती है हाँ, फिर अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसने अपने फादर से सील को टाइटल देने के लिए कहा था और आखिर में वो नॉर्थ भेजा गया। प्रोटागोनिस्ट सोचता है वो सच में उस दूसरे पर्सन जैसी दिखती है, यहाँ तक कि इस हैबिट में भी। वो उससे डांस और हैक की वजह से भी अपोलोजाइज करती है। वो कहती है उसने लंबे टाइम से इस बारे में गिल्ट कैरी की है और अपने पास्ट लाइफ में हर चीज फील होती थी जैसे ये उसकी गलती हो। वो सिमिलरिटी अजीब तरीके से एमसी को खुश कर देती है, तो वो उसे टीज करते हुए कहता है कि अगर उसे टाइटल नहीं दिया गया होता तो उसे नॉर्थ नहीं जाना पड़ता। लेकिन उसका रिग्रेट और भी बढ़ जाता है और उसे वो रिएक्शन काफी क्यूट लगता है। फिर वो कहता है एक अपोलोजी से कुछ नहीं बदलेगा, आखिर में उसे अभी भी जाना है। एजरिल पूछती है वो क्या कर सकती है उसके माइंड को थोड़ा भी ईज करने के लिए। सील कहता है एक लकी चार्म हेल्प कर सकता है। वो पूछती है वो क्या है और वो सीधा इस पे जाता है। कहता है इस टाइप का चार्म बेसिकली एक सिंसियर किस है जो रियल अफेक्शन के साथ दिया जाता है। गर्ल ये सोचकर ही ब्राइट रेड हो जाती है। स्टार्टल होकर सील कहता है उसके रिएक्शन को देखकर शायद उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहता है उसे अपनी ट्रिप के लिए प्रिपेयर करने जाना है और उससे कहता है वो जो भी बोला उसे भूल जाए। वो उसके पीछे स्टैमरिंग करती रह जाती है। वो फ्लस्टर हो जाती है कि वो ऐसा कुछ कहकर बस चला जा सकता है। सोचती है कैसा पर्सन ऐसा करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है उसकी पास्ट लाइफ की एक फेंट मेमोरी उसके माइंड में फ्लैश होती है कि वो पहले कैसा था, जो उसे शेक कर देती है और वो उसे बुलाती है रुकने के लिए कहते हुए। जब वो उसके पास आती है तो वो पूछता है क्या गलत है। वो बस उसे देखती रहती है। एजरिल सोचती है ये अभी क्या हुआ और क्या ये गलत है, लेकिन किसी तरह उसका बिहेवियर उसे अजीब नहीं लगता। फिर वो एग्री करती है और कहती है वो ऐसा करेगी। सील सोचता है वो ज्यादातर मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे आंसर देगी। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, वो किसी को ऐसी चीज करने के लिए पुश नहीं करना चाहता जो वो नहीं करना चाहती, तो वो बस प्रिटेंड करे कि ये कभी हुआ ही नहीं। लेकिन फिर वो उसे खींचती है और उसे एक फुल किस देती है। नो जोक, वो सच में गई उसके लिए। उसके बाद वो पूरी तरह रेड हो जाती है, अपने हुड के नीचे छुप जाती है और पूछती है क्या इससे बात सेटल हो गई। सील वही खड़ा टोटली स्टन रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये एक्चुअली अभी हुआ। फिर भी जैसे ही वो चली जाती है वो सोचता है उसे सच में सक्सीड करके वापस आना होगा। नॉर्दर्न लैंड्स में ये बात फैल जाती है कि एक नया लॉर्ड आ रहा है। लोग कहते हैं वो वही आदमी है जिसने किंग को बचाया और उसे रिवॉर्ड में एक टाइटल और लैंड दी गई। उन्होंने ये भी सुना है कि उसने एक साथ लगभग 100 एनिमीज को गिरा दिया था और कुछ पूछते हैं क्या ये पॉसिबली सच हो सकता है। एक आदमी कहता है यही तो लोग कह रहे हैं कि वो एक 6th सर्किल मेज है और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक स्वॉर्ड मास्टर भी उसे नहीं हरा सकता। बाकी लोग इसे नॉनसेंस बताते हैं और पूछते हैं इतना अमेजिंग आदमी यहाँ तक क्यों आएगा। दूसरा कहता है आंसर ऑब्वियस है, वो जरूर ड्यूक इकारस की नजरों से गिर गया होगा। उनमें से एक अभी भी क्लियरली इस बात से अपसेट है, लेकिन आखिर में वो कहता है ये बस रूमर्स है वैसे भी। फिर वो खड़ा होता है और कहता है अगर वो इस नए लॉर्ड को थोड़ा डरा दे तो वो शायद बाकियों की तरह भाग जाएगा। मीनवाइल माउंटेन्स के अंदर गहराई में 2 लोग सीरियस ट्रबल में हैं और बॉय सोचता है ये सारे वाइवन्स कहाँ से आ रहे हैं। गर्ल अचानक चीखती है जब एक हुज ब्लू मॉन्स्टर उनके पास लंच करता है। वो बड़ी मुश्किल से टाइम पे डॉज कर पाती है। बॉय लोया को पुकारता है, पूछता है क्या वो ठीक है। उसे यकीन नहीं होता, वो लोग तो बस कुछ एग्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लिया शॉक्ड है कि उसे हिट लगा, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है वाइवन उसके कंपेनियन पे अटैक करने वाला है। वो जेक को वॉर्न करती है कि वो उसके ठीक पीछे है। बॉय लगभग पूरा निगल लिया जाता है और सोचता है ये खत्म हो गया, लेकिन तभी सील लाइटनिंग की तरह आता है, उस वाइवन के बीच से सीधा काटता है और एक ही स्लैश में उसका सिर उड़ा देता है। वो बीस्ट उनके बगल में डेड गिर जाता है और दोनों शॉक में रह जाते हैं। लुइसा चीखती है जब वो कटा हुआ सिर उसके पास गिरता है और सील उसे कहता है कोई बात नहीं। यहाँ उसका आउटफिट रिडिकुलसली अच्छा लग रहा होता है। लुइसा उसे बचाने
बचाने के लिए थैंक करती है। प्रोटागोनिस्ट कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस वही कर रहा था जो उसे लॉर्ड के तौर पे करना चाहिए। इससे वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहता है वो उनसे फिर मिलेगा और चला जाता है, दोनों को पीछे छोड़कर। लुई शॉक्ड है कि वो कितनी फास्ट मूव किया, वो पहले ही जा चुका होता है। जेक पूछता है ये अभी क्या हुआ, क्योंकि वाइवन एक भी गायब है। कुछ टाइम बाद सील पहले से ही एक कैसल के अंदर है और कहता है ये डेफिनेटली कुछ है। ये जगह बहुत ज्यादा एम्प्टी फील होती है और वो सोचता है क्या किसी को नहीं पता कि उसकी अपॉइंटमेंट सेरेमनी आज है। उसका वेसल अपोलोजाइज करता है और कहता है वो सब विलेजेस में फिर से मैसेंजर्स भेजेगा, लेकिन एमसी कहता है कोई जरूरत नहीं, भले ही वो भेजे, उसे डाउट है कोई आएगा। तो ये है कि कैसे कैरोलिन अपने नए लॉर्ड को वेलकम करता है। सबको ऐसे बिहेव करते देख सोल समझ जाता है कि क्यों लॉर्ड के बाद लॉर्ड ड्राइव आउट होते रहते हैं। अगर वो लोग ऐसे ही खेलना चाहते हैं तो वो भी खेल सकता है। कुछ दिन बाद वो ब्लॉन्ड गाय पूछता है क्या हुआ और किसने ये उनके साथ किया, क्या ये नया लॉर्ड था। वहाँ मौजूद सब बुरी तरह पिटे हुए हैं और वो कहते हैं हाँ। वो अपने दांत पीसता है, एनोएड की वो हार गया, लेकिन एडमिट करता है उसके पास रियल स्किल है। बाल्ड आदमी कहता है वो फास्ट है और जो भी उसने किया, जिस मोमेंट उसने उसे टच किया वो 1 इंच भी मूव नहीं कर पाया। वो ऐड करता है सोल की हैंड टेक्निक इतनी ब्रूटल थी कि पेन वर्ड से परे था और ब्लॉन्ड आदमी इस बारे में सोचने लगता है। तभी कोई अनाउंस करता है वो बास्टर्ड यहाँ है, वो अभी विलेज स्क्वायर में है। ब्लॉन्ड आदमी पूछता है क्या वो पहले से ही वहाँ है और कहता है वो खुद जाकर देखेगा। वो सोचता है ये फाइनली वो मोमेंट है जब क्रिलिन के ग्रेटेस्ट हीरो को उनके लिए स्टेप इन करना है। वो मैक्स से कहते हैं सब उस पे काउंट कर रहे हैं और उससे कहते हैं वो पक्का करे कि वो सोल को हरा दे। मीनवाइल प्रोटागोनिस्ट स्क्वायर के बीच में वेट करता है, कहता है वहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर वो गर्ल उसके पास आती है और पूछती है क्या वो यहाँ है। सील उसे देखकर ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। फिर वो ब्लॉन्ड आदमी आता है लिया को पुकारते हुए। वो उसे अपने फादर के रूप में पहचानती है और वो पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है। लिया कहती है क्राउड ने उसे क्यूरियस बना दिया। वो उसे कहता है क्योंकि लॉर्ड यहाँ है। फिर उसे याद आता है एमसी ने उसे बताया था कि वो लॉर्ड है और उसे रियलाइज होता है यही वो मतलब था तब का। उसका फादर पूछता है वो किस बारे में बात कर रही है और वो कहती है क्या उसने पहले ही उसे नहीं बताया था जब वो एक आइस वाइवन एक स्टील करने की कोशिश कर रही थी और डेंजर में फंस गई थी तो किसी ने उसे बचाया। मैक्स शॉक्ड है ये जानकर कि वो पर्सन लॉर्ड था। अब ये सोचे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और उसके ऊपर वो कोई नॉर्मल वाइवन नहीं था, वो एक आइस वाइवन था जो एक स्ट्राइक में गिराया गया। यहाँ तक कि क्रिलिन का ग्रेटेस्ट हीरो भी ये करने में स्ट्रगल करता। मैक्स अपना सिर खुजाता है और एडमिट करता है ऐसा आदमी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। फिर भी वो सोचता है वो अभी बैक डाउन नहीं कर सकता, तो वो खुद को सोल से इंट्रोड्यूस करता है मैक्स के तौर पे इस जगह का ग्रेटेस्ट हीरो। वो लगभग एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी देता है, लेकिन आखिर में वो बस इतना कहता है उसका नाम ब्लिजर्ड है, कोलान का न्यूली अपॉइंटेड बैरोनेट। मैक्स सीधा पॉइंट पे आता है, कहता है उसने प्रोटागोनिस्ट के बारे में रूमर सुने हैं। वो पूछता है क्या ये सच है कि एमसी विलेजेस में घूम घूम कर लोगों को लॉकअप कर रहा है। भाइयों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। जाने से पहले इस वीडियो पर लाइक्स की बारिश कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर दो। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लो ताकि अगला धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।